हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रियंका रोवेला आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के अंतर्गत कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो आज ये वाले वीडियो में आप कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1950, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे। आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 3.5 घंटे का होगा और आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो 18वीं शताब्दी, जिस समय आपका मुग़ल साम्राज्य के जितने भी योग्य शासक थे वो जा चुके थे। 1707 में आपको पता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य अपनी पतन की ओर, मतलब अपना जो साम्राज्य था वो ढहता चला जा रहा था, मुग़ल साम्राज्य का पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो उसके कारण हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी और लगभग 2 शताब्दियों तक, मतलब 200 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित रखा था मुग़ल साम्राज्य ने, जो अब क्या होने लगा था, तेज़ी से विघटित होने लगा था, तेज़ी से खत्म होने लगा था। इस पतन के पीछे कई जटिल और परस्पर जुड़े हुए कारण थे जिनको हम यहाँ समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि अयोग्य और कमज़ोर उत्तराधिकारी। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद मुग़ल सिंहासन पर जितने भी शासक बैठे, उन्होंने जो शासन है उसको कुशलतापूर्वक नहीं चलाया। जैसे आपका बहादुर शाह प्रथम बैठा, जिसको शाह ए बेखबर कहा जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा राज दरबार वगैरह में नहीं बैठता था और अपने ही शौक मौज में लगा रहता था। दूसरा था जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी विलासिता के लिए जाना जाता था। तीसरा आता आपका फर्रुखशियर, जिसको घृणित कायर भी कहा जाता है। फिर आता आपका मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है। और ये सारे वो शासक हुए हैं जो अपनी विलासिता में डूबे रहते थे। दरबार में षड्यंत्रों के शिकार भी बने थे ये लोग, क्योंकि दरबार में जितने भी मंत्री वगैरह होते थे और उनकी जो मंत्री परिषद होती थी, वह क्या करते थे, कई लोग की अलग अलग गुट बना लेते थे। अफगानियों का गुट अलग था, ईरानियों का अलग था। तो वह क्या करते थे कि देखते थे कि अगर राजा थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है तो वह जो गुट होता था वह अपने आप को शक्तिशाली बनाता था और कई बार सिंहासन को भी हड़प लिया करते थे। उनमें अपने पूर्ववर्ती जैसे प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक दूरदर्शिता और नेतृत्व का अभाव था। मतलब कि पहले के पूर्व के जितने भी मुग़ल राजा हुए हैं वो सारी की सारी जितनी भी उनकी दक्षताएं हैं वो इन राजाओं में देखने को नहीं मिलती हैं। नेतृत्व का भी अभाव था उन लोगों के अंदर, जिसके कारण जो केंद्रीय सत्ता है वो कमज़ोर होती चली गई थी। सेकंड आपका पॉइंट आता है कि शक्तिशाली प्रांतीय गवर्नरों का उदय हुआ इस टाइम पे। ठीक है, तो जो आपके जमींदार वगैरह यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे अलग अलग प्रांत में राजाओं के द्वारा, तो वो क्या होते चले गए, शक्तिशाली होने लग गए। तो केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जो विभिन्न प्रांतों में सूबेदार वगैरह होते थे वे क्या करने लगे, स्वायत्तता स्थापित करने लगे। मतलब कि माना कि एक राजा का ये इतना एरिया एक राजा के अंडर आता है और इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया प्रांतों में, और हर एक प्रांत में एक सूबेदार को नियुक्त किया जाता था राजा के द्वारा। तो हर एक प्रांत को सूबेदार ने क्या करने लग गया, उस पर अपना कंट्रोल करने लग गया और साथ में ये भी कहने लग गया कि अब मैं अपनी स्वतंत्रता से इसको चलाऊंगा। जैसे कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल और सादत खान ने अवध में और निजाम उल मुल्क ने और आशफ जहाँ ने हैदराबाद में अपनी स्वतंत्रता की नींव डाल ली थी इस टाइम पे। तो ये सारे आपके शक्तिशाली गवर्नर रहे और इन्होंने दिल्ली के मुग़ल बादशाह के आदेशों की अवहेलना करनी शुरू कर दी और अपने अपने क्षेत्रों में जितने भी संसाधन थे उन पर नियंत्रण करने लग गए। क्योंकि पहले ये लोग क्या करते थे कि जितना भी वहाँ से राजस्व वगैरह एकत्रित होता था वो मुग़ल बादशाह के दरबार में पहुँचाया करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके नेतृत्व में ही वहाँ पे सत्ता अपनी बना के रखते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अब हम अपने राज्य के या अपने प्रांत के या अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक हैं और हम आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे और जितना भी राजस्व वगैरह यहाँ से लिया जाएगा वो हमारे पास ही सारा रहेगा। इस वजह से जो वित्तीय संसाधन थे वो भी क्या हो गए, कमज़ोर हो गए।
नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि दरबारी गुटबाजी और षड्यंत्र का शिकार हो गए ये राजा वगैरह जो थे। तो मुगल दरबार विभिन्न गुटों और दलों में विभाजित था इस टाइम, जैसे कि ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी अमीर इसमें शामिल थे। और ये गुट क्या था, सत्ता और प्रभाव के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे, क्योंकि जो भी गुट ज़्यादा शक्तिशाली होता था जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसी गुट से उसी गुट का या फिर उसी कह सकते हैं कि मुल्क का, ईरानी हो, कोई व्यक्ति तुरानी हो या अफगान से हो, वहाँ का ही राजा बन जाता था वो। ठीक है, तो जो गुट ज़्यादा शक्तिशाली होता था वो अपने लोगों को राजा के सिंहासन पे या फिर राजा के जो नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट पद होता था उसको दिलाने का कार्य करते थे ये लोग। इन्होंने कमज़ोर बादशाह को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और जो शासन है वहाँ का उसको पंगु बना दिया था, मतलब पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर कर लिया था। एक थे आपके सैयद बंधु जो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, वजीर ने तो कई बादशाहों को सिंहासन पर बिठाया और उतारा भी था, क्योंकि इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा रणनीति होती थी इस चीज़ में कि कौन सिंहासन पर बैठेगा, कितने टाइम तक रहेगा, कब उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता की स्थिति बन रही थी यहाँ पे। उन्होंने देखा कि जब सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा है वो कमज़ोर है राजा, तो इन्होंने अपना अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और इस वजह से इन सबके बीच में संघर्ष मतलब कि स्टार्ट हो गया कि कौन अब सिंहासन पे बैठेगा और कौन शासन की बागडोर संभालेगा। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक संकट भी कुछ आने लगे थे, क्योंकि जहां हमने देखा कि सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो राजस्व जो है वो अब आ नहीं रहा था मुगल दरबार में। जब राजस्व नहीं आ रहा था तो खर्चे क्या है वो बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन पैसा जो था वो नहीं था उस टाइम पे। तो इस वजह से क्या हो गया कि आर्थिक संकट भी आने लग गए। तो औरंगज़ेब के लंबे और खर्चीले दक्कन युद्ध होने, क्योंकि दक्कन की तरफ जो औरंगज़ेब के युद्ध रहे हैं वे काफ़ी खर्चीले रहे, क्योंकि वहाँ पे वो जाता था और मुगल खजाने वहाँ पे युद्ध करने की वजह से खाली हो गए। फिर भी जो दक्कन का क्षेत्र है वह औरंगज़ेब के कब्जे में काफ़ी कम टाइम तक ही रहा। बाद के कमज़ोर शासकों ने काफ़ी फिजूल खर्ची भी की और जो शासन है वो भी भ्रष्ट हो गया, क्योंकि राजा ही क्या था, वही कमज़ोर था, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे शासन हो रहा है और कैसे नहीं। इसी वजह से जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होती चली गई और करों की अनियमित वसूली और व्यापार में कमी की वजह से भी साम्राज्य है उसकी जो वित्तीय नींव है वो कमज़ोर हो गई। साथ ही साथ सेना का जो रख रखाव है वो भी मुश्किल हो गया। साथ ही साथ जो विकास कार्य किए जाते थे राजा की तरफ से, कहीं सिंचाई का कार्य करना है या कोई स्मारक वगैरह बनवाना है या लेखकों को प्रश्रय देना है, वो सभी बंद होने लगे धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सैन्य कमजोरी। तो जो मुगल सेना थी वो कभी भी अपनी शक्ति और अनुशासन के लिए जानी जाती थी एक टाइम पे, चाहे आप अकबर के टाइम देख लीजिए, चाहे औरंगज़ेब के टाइम देख लीजिए। लेकिन 18वीं शताब्दी एक ऐसा टाइम पीरियड रहा जहाँ मुगल सेना जो है वो कमज़ोर हो गई। मनसबदारी जो प्रथा थी उसमें भ्रष्टाचार फैल गया। मनसबदार वही हैं आपके जो प्रांत में नियुक्त किए जाते थे राजा के द्वारा, जिससे सैनिकों की गुणवत्ता और संख्या में भी कमी आ गई, क्योंकि जब पैसे ही नहीं थे तो फिर वो वेतन कहाँ से देंगे, और वेतन नहीं देंगे तो कौन कार्य करेगा। तो इस वजह से जो संख्या है उसमें भी कमी आ गई सेना में। सेना आधुनिक हथियारों और युद्ध तकनीकों से पिछड़ गई, क्योंकि जब पैसे नहीं थे उन लोगों के पास, आर्थिक संकट गहरा रहा था, तो आधुनिक हथियार खरीद नहीं पाए वो लोग। मराठा, सिखों और जाट भी एक तरफ से जो है वो ताक में बैठे थे कि कब मुगल कमज़ोर हो और कब हम अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कराकर वहाँ पे अपना कब्जा कर लें। तो इसी वजह से उनके विद्रोह भी लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, जिसमें मुगल सेना जो है अक्षम साबित हुई उनको विद्रोह को दबाने में, जिससे साम्राज्य की जो सैन्य प्रतिष्ठा है और नियंत्रण है वह कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट विदेशी आक्रमण। अब यहाँ पे कि कुछ तो अंदर के आक्रमण थे जो मराठा और आपके जाट हैं, सिख हैं, उनके द्वारा किए जा रहे थे, और कुछ जो है बाहर से विदेशी आक्रमण भी यहाँ पे हो रहे थे, जिनको दबाने में भी जो मुगल प्रशासन उस टाइम कमज़ोर रहा। तो मुगल साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ रहा था, और इसके पतन को इस बात ने और ज़्यादा तेज़ कर दिया कि बाहर से आक्रमण हो रहे हैं और वो संभाल नहीं पा रहे। जैसे कि 1739 में नादिर शाह आया था, आक्रमण करा उसने दिल्ली में, और जब वह दिल्ली में आया तो उसने क्या कहा, दिल्ली के राजा से, मतलब मुगल बादशाह से कहा कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए। और जब उन्होंने पैसा नहीं दिया और बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झड़प कर ली थी नादिर शाह से, तो नादिर शाह ने गुस्से में आके दिल्ली में भारी लूटपाट मचा दी थी और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कत्लेआम भी मचा दिया था उस टाइम पे नादिर शाह ने। और ये नादिर शाह ही था जो कोहिनूर हीरा जो है वो तख्ते ताउस पे लगा हुआ जो कोहिनूर हीरा है वो लेके गया था। तो दिल्ली को पूरी तरह लूटा इसने और भारी मात्रा में धन संपत्ति को अपने साथ ले गया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आता है और उसके लगातार आक्रमण हुए
जहाँ पे आपको पानीपत का तीसरा युद्ध भी देखने को मिलता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और जो मराठा है वो हार गए। लेकिन यहाँ से जो मुग़ल साम्राज्य है इसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है यहाँ से मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा था। ये जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थे, जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे कि सिख हो गए, आपके और जाट वगैरह हो गए, ये भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के, मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने का फ़ायदा उठा के इन्होंने क्या कर लिया, अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली और मुग़ल सत्ता को चुनौती देने लगे। और मराठाओं ने भी पेशवाओं के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार कर लिया। मुग़ल क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण करने लग गए। सिखों ने पंजाब में अपनी शक्ति संगठित कर ली। जाटों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। और जो राजपूत राज्य थे आपके मेवाड़, मारवाड़ और आपके कच्छ वगैरह, ये सारे जो राज्य थे राजपूत राज्य, इन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से जो मुग़ल साम्राज्य जो इतने बड़े क्षेत्र में फैला था वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, छोटा होता चला गया, सिकुड़ता चला गया। निष्कर्ष की बात करें तो हम पाएंगे कि जो मुग़ल साम्राज्य है आपका 18वीं शताब्दी में पतन की ओर इसी सब कारणों की वजह से बढ़ गया था। लेकिन सिर्फ यही परिणाम, मतलब कि यही कारण नहीं थे, बल्कि कमज़ोर उत्तराधिकारी, शक्तिशाली प्रांतीय गवर्नर, दरबारी गुटबाजी, आर्थिक संकट, सैन्य कमजोरी, विदेशी आक्रमण, क्षेत्रीय शक्तियाँ, ये सारे वो कारण रहे हैं जिनके परिणाम स्वरूप क्या होने लग गया, मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लग गया। और अंततः हम देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति होती है, जिस टाइम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे आपके, और जब जो सैनिक हैं वो आते हैं दिल्ली मेरठ से और उनसे कहते हैं कि नेतृत्व करो हमारी सेना का, आप विद्रोह में शामिल होइए, प्रतिनिधित्व कीजिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। उस टाइम पे एक टाइम पे वो हार जाते हैं और जब अंग्रेज़ उनको पकड़ लेते हैं और बहादुर शाह जफ़र को वो काले पानी की सज़ा दे दी जाती है, रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे जो लास्ट बादशाह है वो ख़त्म हो जाता है मुग़ल साम्राज्य का। और पूरी तरीके से जो मुग़ल साम्राज्य है वहाँ पर वो समाप्त हो जाता है 1857 में जाके। ठीक है, आइए अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है प्लासी और बक्सर के युद्धों के कारणों और महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्लासी और बक्सर का युद्ध, जो रिपीटेडली आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझना। जो आपका प्लासी का युद्ध है वह हुआ था 1757 और जो आपका बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1761 के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं हम कि प्लासी का जो युद्ध है वो कौन से कारण ऐसे रहे जो प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका व्यापारिक विवाद। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम अपने हमारे देश में अच्छे से अपने पैरों को जमा चुकी थी, क्योंकि जहां 1600 में स्टार्टिंग हुई थी सिर्फ कंपनी के आने की, तो वहीं धीरे धीरे यहाँ पे उस टाइम पे पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे, स्पेनिश भी थे और स्वीडिश भी थे। इन सबको अंग्रेज़ों ने बाहर निकाल फेंका देश से। कुछ जगहें बस मतलब सीमित हो गई थी जहाँ पे पुर्तगाली और फ्रांसीसी रह गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुकूमत है वो अंग्रेज़ों की यहाँ पे स्थापित हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई थी। उस टाइम डायरेक्ट जो प्रशासन है वो राजा या महारानी द्वारा नहीं किया जा रहा था ब्रिटेन की, वो उस टाइम किया जा रहा था एक कंपनी द्वारा, जिसको एक आदेश पत्र दे के ब्रिटेन की महारानी ने यहाँ भेजा था 20 वर्षों के शासन के लिए, और धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया आगे के लिए। और ये जो शासन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ये जितना भी शासन प्रशासन यहाँ पे जो कंपनी संभालती थी वो सारा किसको दे दिया गया, फिर वहाँ की महारानी को दे दिया, ब्रिटेन की जो इस टाइम रानी या राजा था उसको दे दिया गया था। ठीक है, बाद में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के बीच में ये व्यापारिक विवाद को लेके शुरू हुआ था, जो सबसे पहला कारण था प्लासी के युद्ध का। तो कंपनी ने नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कलकत्ता का जो क्षेत्र था वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, कार्य करने शुरू कर दिया। क्योंकि पहले तो वो लोग क्या करते थे कि कोई भी कार्य करते थे तो उसके लिए पहले आदेश पत्र वगैरह साइन करवाते थे राजा से, मतलब सिराजुद्दौला से। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे अपनी सेना रखनी शुरू कर दी, वहाँ पे किलेबंदी शुरू कर दी, जहाँ पे वो रहते थे, जो फैक्ट्रियाँ उन्होंने स्थापित की हुई थी वहाँ पे किलेबंदी स्टार्ट कर दी। और जब राजा को, नवाब को पता चला कि इन्होंने मुझसे आदेश नहीं लिया, तो सबसे पहले राजा जो है वो नाराज़ हो गया उनसे, ये कारण हुआ जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। सेकंड आता है आपका राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से। तो कंपनी जो थी वो नवाब के दरबार में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही थी, वह क्या करती थी, उनके विरोधियों का समर्थन कर रही थी। ठीक है, तो नवाब के सिराजुद्दौला के जो
विरोधी थे उनका भी साथ देती थी कंपनी उनको हटाने में, क्योंकि अंततः तो कंपनी के लोग यही चाहते थे ना कि नवाब जो है वो बंगाल से हट जाए, जिससे कि पूरा का पूरा जो बंगाल का एरिया है वो कंपनी के हाथों में आ जाए, सारे के सारे जितने भी राइट्स हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाए। तो उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वह ये भी कहने लगे कि जो मतलब कि आप सेना रखते हो ना वो भी आप रहने दो, वो हटा दो बिल्कुल, हम आपको सेना देंगे रखने के लिए, बस उसके बदले आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि नवाब की जितना भी राज दरबार था वहाँ से उनकी सेना को हटा के अपनी सेना वहाँ नियुक्त कर दी, और उसके लिए वो नवाब से पैसे भी लेने लग गए थे। तो बहुत सारे इस तरीके के हस्तक्षेप उन्होंने शुरू कर दिए नवाब के दरबार में, इस वजह से ये भी एक घटना रही। नेक्स्ट आपकी एक रहती है, ये एक अफवाह भी मानी जाती है, कई लेखकों द्वारा इसे अफवाह बोला गया है, कई कई के द्वारा इसको सच्ची घटना बताया गया है। तो अंग्रेज़ों ने एक मनगढ़ंत कहानी भी फैलाई इस टाइम पे कि जो नवाब है सिराजुद्दौला है उसने क्या कर दिया, 146 अंग्रेज़ लोगों को, बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बहुत छोटा कमरा था, ऐसा कहा गया कि उनको मतलब कि एक रात यानी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मतलब कि घिसपिच इतनी ज़्यादा हो इस कमरे में, जिससे काफ़ी सारे जो अंग्रेज़ थे, बंदी थे, वो मर गए। और इसने अंग्रेज़ों को नवाब के खिलाफ भड़का दिया। ठीक है, ऐसी अफवाह फैली जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ थे वो नवाब के खिलाफ भड़क गए इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है षड्यंत्र। तो कंपनी ने नवाब के सेनापति, तो उस टाइम कौन था, मीर जाफ़र। आगे आगे चल के हम देखते हैं कि जब नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी यहाँ से हटा देती है एट लास्ट में, तो मीर जाफ़र को वो लोग बंगाल का नवाब बना देते हैं, क्योंकि जो मीर जाफ़र है वो कौन था, एक तरीके से ब्रिटेन की कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली की तरह वहाँ पे कार्य करता था, और जितने भी आदेश वगैरह थे सबको पास कर देता था। इसी वजह से उन्होंने सिराजुद्दौला को हटा के एक टाइम पे मीर जाफ़र को भी बिठा दिया था। और फिर जब मीर जाफ़र ने स्वतंत्र होने की कोशिश की तो मीर जाफ़र को भी हटा के उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे मीर कासिम को बिठाने लग गए थे। तो अन्य दरबारी और मीर जाफ़र के साथ मिलकर, क्योंकि मीर जाफ़र भी चाहता था राजा बनना, तो इन्होंने क्या किया, इसी बात का फ़ायदा उठा के कंपनी ने मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया, और जितने भी अन्य दरबारी थे जो राजा को पसंद नहीं करते थे लेकिन मंत्री थे वहाँ पे, उनको भी अपने साथ मिला लिया और नवाब को हटाने का षड्यंत्र रचने लगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ये प्लासी का युद्ध हुआ इसका महत्व क्या था। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश में मतलब बंगाल में जो है इनकी नींव पड़ गई, ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ गई यहाँ पे प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पे राजनीतिक रूप से जो है ब्रिटिश काफ़ी प्रभावशाली हो गए। दूसरा, उन्होंने मीर जाफ़र को बिठाया तो इसको कठपुतली शासन के रूप में भी उन्होंने देखा कि कठपुतली की तरह वो मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के रूप में यूज़ करने लगे। थर्ड आता है आपका आर्थिक शोषण की शुरुआत हो गई यहाँ पे। जब सारे राइट्स कंपनी के हाथ में आ गए तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बंगाल के जितने भी संसाधन थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे जो है बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट आता है आपका अन्य शक्तियों पर प्रभाव पड़ने लगा। तो इस जीत ने भारत में अन्य जो यूरोपीय शक्तियों को कमज़ोर कर दिया। अन्य यूरोपीय शक्तियों से यहाँ पे मतलब है आपका जो यहाँ पे पुर्तगाली थे और जो आपके यहाँ पे डच, फ्रांसीसी, ठीक है, ये अन्य कंपनियां भी यहाँ पे जो है व्यापार के लिए आई थी, तो इनको ही बोला गया है अन्य यूरोपीय शक्तियाँ। तो ये भी यूरोप से ही आए थे क्योंकि व्यापार करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी जो स्थिति है वो अंग्रेज़ों के बंगाल में प्रभाव से कमज़ोर होने लगी और अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से मजबूत कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम समझते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो बक्सर का युद्ध जो है वो आपका 1764 में हुआ था। हम इसके कारणों को देखते हैं पहले। तो इसके जो कारण थे, सबसे पहला था मीर कासिम से असंतुष्टि। तो जब मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया बंगाल का, लेकिन मीर कासिम एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके शासन में हस्तक्षेप करे, तो उसने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से एक ये कारण रहा, क्योंकि कंपनी तो चाहती थी कि राजा जो भी राजा बैठे बंगाल की गद्दी में वह उनकी कठपुतली की तरह उनकी बात सुने, वह जो भी कहे बस वो हाँ ही हाँ कहे उनकी बातों में। इसी वजह से वो मीर कासिम को पसंद नहीं करने लग गए और मीर कासिम की भी अनबन रहने लग गई अंग्रेज़ों से। इसी वजह से एक ये भी कारण रहा जिसकी वजह से युद्ध हुआ बक्सर का। नेक्स्ट आता है आपका व्यापारिक नियंत्रण। तो मीर कासिम ने कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश की, क्योंकि मीर जाफ़र के टाइम पर एक सर्टिफिकेट टाइप एक पेपर होता था, आदेश पत्र होता था, जिसमें लिखा था कि जो अंग्रेज़ होंगे उनका जितना भी माल बंगाल में आएगा, बंदरगाहों पे आएगा, वो फ्री आएगा। ठीक है, किसी प्रकार का मतलब कि उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा उस पर। तो अंग्रेज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या करते थे कि अपना माल तो लेके ही आते थे, साथ ही साथ जो अन्य लोगों का माल वहाँ पे आता था अंग्रेज़ों से अलग किसी और
व्यापारी का माल आता था, बंदरगाह पे उतरता था, तो उसको भी वो क्या कहते थे कि ये भी हमारा ही माल है, और उस व्यक्ति से जिसका वो माल होता था उनसे वो पैसे ले लेते थे इसके बदले। तो ये फरमान का, जो राजा का फरमान दिया गया था अंग्रेज़ों को उनके द्वारा कि कर नहीं लिया जाएगा उनके माल पे, मीर जाफर के टाइम पे दिया गया था ये। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, असंतुष्टि उठने लग गई कि ये जो, तो मीर कासिम ने क्या किया था बाद में, ये जो है फरमान इसको कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करने की जगह उन्होंने क्या किया इसको, कि उन्होंने कहा मीर कासिम ने कि जब तुम ये फ्री कर ही रहे हो, अपने तो सामान पे कर दे नहीं रहे हो, और बाकी जो व्यापारी आते हैं उनको भी कर नहीं देने देते, उनका भी माल अपने माल कह के और उनसे बल्कि खुद पैसे ले लेते हो, इस चीज़ का तुम गलत फ़ायदा उठा रहे हो फरमान का। तो मीर कासिम ने गुस्से में आके क्या किया कि जितना भी माल वहाँ पे बंदरगाह पे उतरता था वो सारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जितना भी माल आएगा, किसी का भी आएगा, चाहे आए चाहे जाए, सबको फ्री कर दिया। उन्होंने कहना है कि जब टैक्स आ ही नहीं रहा है तो पूरी तरीके से ही बंद कर देते हैं इसको। तो उन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया इस चीज़ को कि किसी को भी कर देने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप माल उतार रहे हो चाहे लेके जा रहे हो यहाँ से। तो इस वजह से भी जो है कंपनी और मीर कासिम के बीच में अनबन होने लगी। ठीक है, व्यापारिक नियंत्रण जो अपने अंदर करने की कोशिश की थी कंपनी ने, वो है असफल हो गए इस चीज़ में। तो इस वजह से अंग्रेज़ जो है वो नाराज़ हो गए, क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति से उन्हें पैसे मिलते थे इस पत्र की वजह से, वो अब मिलने बंद हो गए थे। नेक्स्ट आता है आपके भारतीय शासकों का गठबंधन। तो मीर कासिम ने अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट उस टाइम शाह आलम द्वितीय थे, इन दोनों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की। और जब ये तीनों मिलकर युद्ध करते हैं बक्सर का, तो उस टाइम पे ये लोग हार जाते हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ सेना जो है वो जीत जाती है, जबकि इनकी सेना कम थी, लेकिन इनके पास जो हथियार थे वो काफ़ी आधुनिक तरीके के थे। साथ ही साथ जो अंदर के ही कुछ लोग जो इनके मंत्री वगैरह थे, मीर कासिम वगैरह के, शुजाउद्दौला के और शाह आलम द्वितीय के, इन्होंने भी क्या किया, अंग्रेज़ों की मदद की इन लोगों को हराने में, क्योंकि उस टाइम उन्हें लग रहा था कि अगर अंग्रेज़ आ जाएंगे तो वह हमारा फ़ायदा करवाएंगे। इसी वजह से कुछ लोगों ने इनका साथ दिया अंग्रेज़ों का, और उस टाइम पे ये हुआ उसका परिणाम कि मीर कासिम और नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का जो ये गुट था ये अंग्रेज़ों से युद्ध में हार गया। और साथ में बाद में इलाहाबाद की संधि भी होती है 1765 में, इस टाइम पे, जिसके अंदर अंग्रेज़ों द्वारा इन लोगों से हट जाने के रूप में काफ़ी लाखों रुपए भी लिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो ये क्षेत्र था जितना भी बंगाल का, अवध का, ये सारा का सारा अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी राजस्व वसूली के अधिकार थे, आपके न्याय देने के अधिकार थे, वो सारे अंग्रेज़ों के पास चले गए इस युद्ध के बाद से। अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या रहा बक्सर के युद्ध का। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना हो गई, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई और उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेक्स्ट रहा कि भारतीय शक्तियों की कमज़ोरी, कि आपसी फूट पड़ी रहती थी शासकों के बीच में, जिसकी वजह से जो उनकी सैन्य कमज़ोरी है वो उभर के आ गई, और अंग्रेज़ क्या है अपना नियंत्रण स्थापित करने में मतलब कि सफल हो गए। नेक्स्ट आता है आपका इलाहाबाद की संधि। जैसे मैंने आपको बताया कि 1765 में फिर इलाहाबाद की संधि हुई। इस युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज़ और पहले एक संधि हुई शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, दूसरी संधि हुई शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में। इस संधि के तहत जो है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार से राजस्व वसूलने के जो अधिकार है वो मिल गए। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो गया। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका विस्तार का मार्ग इसमें प्रशस्त कर दिया, जिससे की वजह से वह और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की थी, जबकि बक्सर के युद्ध ने इसे क्या कर दिया, और ज़्यादा मजबूत कर दिया और अंग्रेज़ों को भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और इन दोनों युद्धों ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखी यहाँ पे, और ब्रिटिशों को ये एहसास भी हो गया इस बात, इन युद्धों से, कि जो राजा हैं हम यहाँ के, उनको हराना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही आपसी फूट पड़ी हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन्हीं युद्धों से जुड़ा हुआ है। तो जो ये युद्ध हुए थे इस टाइम पे बक्सर का और प्लासी का, तो ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक विस्तार में कैसे ये सहायक बने, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका मूल्यांकन करना है कि हमने देखा कि जो प्लासी का युद्ध है वह होता है, सिराजुद्दौला की हार होती है यहाँ पे, नवाब सिराजुद्दौला की। जब प्लासी का युद्ध होता था अंग्रेज़ों से इसका युद्ध होता है, सिराजुद्दौला का जो बंगाल का नवाब था, क्योंकि वो राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो मीर जाफर को कठपुतली रूप में वह नवाब बना के बिठा देते हैं, फिर गद्दी पे बंगाल में
अंग्रेज और जो संसाधन है और प्रशासन है उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। यहाँ पे अंग्रेज़ों का आर्थिक शोषण करना भी शुरू कर देते हैं कंपनी का, क्योंकि कंपनी को बंगाल में कर वसूलने और व्यापार करने का व्यापक अधिकार मिल गया है। यहाँ से जो कंपनी के आर्थिक संसाधन थे वह बढ़ गए, यहाँ पे कच्चा माल अधिक प्राप्त होने लगा उन्हें, और भारत के धन का उन्होंने दोहन करना शुरू कर दिया, जो उनके औपनिवेशिक विस्तार के लिए आवश्यक भी था। देखिए आपको यहाँ पे एक टर्म देखने को मिल रहा है, वो है औपनिवेशिक, और एक शब्द आता है आपका उपनिवेश। ये अपने आप में दो शब्द हैं जो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार डिफरेंस समझ लीजिए इसका। एक होता है उपनिवेश और एक होता है औपनिवेश। तो उपनिवेश वह देश होता है जिस पे कब्जा किया गया होता है, ठीक है। जिस देश पे कब्जा किया गया है वह तो हो गया आपका उपनिवेश, और जिस देश के द्वारा कब्जा किया गया है वह होता है आपका औपनिवेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंग्रेज है वह है औपनिवेश, और जो हमारा भारत है वो है उपनिवेश, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्रांसीसी प्रभाव था उसका अंत हो गया प्लासी के युद्ध के बाद से ही। तो प्लासी के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा को कमज़ोर कर दिया, और जिससे ब्रिटिशों को अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आसानी हुई। तो पहले फ्रांसीसियों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ से भगा दिया, और उसके बाद जो नवाब था उसको भी गद्दी से हटाकर अपने पसंद का एक जो नवाब था मीर जाफर, उसको बिठा दिया। अन्य भारतीय शक्तियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ गया। जब कुछ राजा ऐसे थे जो बंगाल पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, वहाँ पे शासन करना चाहते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ी और वह हार गया उससे, तो बाकी सारे जो शासक वगैरह था उनका भी मनोबल टूट गया इसको देख के कि जब वह हार गया तो हम क्या जीत पाएंगे, क्योंकि उनकी तो सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी वह हार गया, ठीक है। तो प्लासी की जीत ने अन्य भारतीय शासकों को ब्रिटिश शक्ति का एहसास करा दिया, और अब कोई भी अपने राज्य में भी और ना ही बाहर के राज्य में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत रख पाया। तो उन्होंने कंपनी के साथ व्यवहार करते समय अधिक सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया इन सबको देखते हुए। प्लासी की जीत से ब्रिटिशों को पूरे भारत पर तत्काल नियंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन ये एक क्षेत्रीय जीत थी। लेकिन जो बंगाल है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूत होता था, क्योंकि एक तो वहाँ पे बंदरगाह भी है, बहुत सारे संसाधन भी हैं, ठीक है। और बंगाल से ही सीधे दिल्ली में भी जो शासन है उसको किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ का शासन और दिल्ली का शासन, मुगल शासन भी आपस में जुड़े हुए थे ये सारे। नेक्स्ट आता है आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में निर्णायक सैन्य विजय हुई अंग्रेज़ों की, क्योंकि बक्सर के युद्ध में कंपनी की संयुक्त भारतीय शक्तियों से लड़ाई हुई थी, और इस पर इतने 3 सेनाओं के गुटों के होने के बावजूद भी अकेली अंग्रेजी सेना जो है इनसे युद्धों में जीत गई, जो एक निर्विवाद सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आए अंग्रेज़ यहाँ पे। फिर बाद में और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो सारा क्षेत्र था इन्होंने अपने अंडर कर लिया। इलाहाबाद की संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ, काफ़ी सारे लाखों रुपए का हर्जाना इनसे लिया गया बदले में, और इनकी जो स्थिति थी नवाब और सिराजुद्दौला की, शाह आलम द्वितीय की, वह काफ़ी कमज़ोर हो गई। और यहाँ पे जहाँ पहले अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता था अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रशासनिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो गया अंग्रेज़ों का यहाँ पे, जो औपनिवेशिक विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम भी देखने को मिलता है। फिर आता है मुगल सम्राट की कमज़ोरी का प्रदर्शन हुआ, जहाँ सब लोग देख रहे थे कि मुगल साम्राज्य अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत है, कोई भी लड़ाई नहीं करता था, इस वजह से दिल्ली से पंगा नहीं लेता था उनसे। लेकिन जहाँ वो अंग्रेज़ों से हार गया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, वहीं से पता चल गया कि जो मुगल सम्राट हैं वह अब क्या है, कमज़ोर हो गए हैं। जो उत्तराधिकारी है वह अब अयोग्य सिद्ध होने लग गए, जो सक्षम नहीं है वह मुगल साम्राज्य को संभालने के लिए। अब तो ये सब देखते हुए बाकी की जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, मुगल साम्राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया। तो बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की हार से मुगल साम्राज्य की कमजोरी उभर कर आ गई, जिसने भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने का अवसर मिला ब्रिटिशों को। फिर आता अन्य क्षेत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गए इसको देखते हुए। तो बंगाल और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे इन पे तो मजबूत पकड़ बना ली अंग्रेज़ों ने अपनी, लेकिन जो भारत के अन्य क्षेत्र थे वहाँ पे भी उनका जो प्रभाव है वह आसान हो गया बढ़ाना, अपना नियंत्रण बढ़ाना आसान हो गया, क्योंकि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। और बक्सर की जीत के बाद उनके अंदर अपना ही एक आत्मविश्वास और संसाधनों में वृद्धि भी आ गई कि वह आगे के युद्ध भी हैं आराम से जीत सकते हैं। मूल्यांकन की बात करें तो प्लासी और बक्सर के युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के लिए अपरिहार्य साबित हुए हैं आपके।
और प्लासी ने बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी, आर्थिक शोषण का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि बक्सर ने कंपनी को एक प्रमुख राजनीतिक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उनका नियंत्रण सुदृढ़ हो गया वहाँ पे काफ़ी, और न केवल बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य हुआ बल्कि पूरे भारत में औपनिवेशिक विस्तार के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक ऐसी शक्ति बन गई, क्योंकि कहा तो ये लोग सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार से धीरे धीरे ये किस में हो गए, राजनीति में दाखिल हो गए, वहाँ पर भी इंटरेस्ट लेने लगे और धीरे धीरे हस्तक्षेप करते करते क्या होने लग गया कि पूरी तरीके से जितनी भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ थी वो सब इन्होंने अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये युद्ध थे प्लासी और बक्सर के, ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक विस्तार में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीतियाँ उपनिवेशवाद के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती हैं, टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो यहाँ पर भू राजस्व नीतियाँ, मतलब कि राजस्व वसूलने के लिए भूमि पे कौन कौन सी नीतियाँ लागू की गई थी, बनाई गई थी, जिससे कि ये पता चलता है कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने इस देश को एक उपनिवेशवाद के रूप में प्रतिबिंबित किया है। ठीक है, इन नीतियों के द्वारा कैसे पता चलता है कि यहाँ पे उपनिवेशवाद का उन्होंने सिद्धांत लागू किया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू की गई भू राजस्व नीतियाँ उपनिवेशवाद के सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं। इन नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन के लिए अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा था कि ब्रिटेन में भी अलग अलग प्रकार के जगह जगह पे युद्ध चल रहे थे। ये लोग अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाए हुए थे। तो कुछ उपनिवेश तो ऐसे थे जहाँ से इन्हें अच्छा राजस्व प्राप्त होता था, कुछ उपनिवेश ऐसे थे जहाँ पे इनको युद्ध करने थे अभी काफ़ी सारे, वहाँ के क्षेत्र को हड़पने के लिए। तो युद्ध करने के लिए काफ़ी पैसा भी चाहिए था और कंपनी को अपने व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए था। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश राजस्व स्थापित करने शुरू कर दिए। जहाँ हमने देखा कि 1765 में जब बक्सर और प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद इलाहाबाद की एक संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि के बाद ही शाह आलम द्वितीय से जो हुई थी अंग्रेज़ों की, तो इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जितने भी दीवानी अधिकार थे, ठीक है, दीवानी अधिकार मतलब राजस्व वसूलने के अधिकार और न्याय के जितने भी अधिकार थे, वो इन्होंने अपने अंडर कर लिए थे। नवाब से अपने हाथों में ले लिया था वो सारा कार्य अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो राजस्व वसूलने लग गए और न्याय भी करने लग गए। यहाँ पे सिविल जितने भी थे कानून अपने हाथों में ले लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ से, और यहाँ पर एक अपनी नीतियाँ मतलब लागू करनी शुरू कर दी, क्योंकि पहले तो राजा ने जो नीतियाँ यहाँ पे बना रखी थी राजस्व वसूलने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए जितने भी यहाँ पे रूल्स बना रखे थे, उन सबको चेंज करना शुरू कर दिया अब अंग्रेज़ों ने। इन्होंने कहा कि हम अपने तरीके से करेंगे। तो इन्होंने ये चीज़ तो 1765 से स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे, लेकिन जो सबसे अधिकतम रूप जो देखने को मिलता है हमें ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का, जिसमें इस क्वेश्चन में जिस चीज़ की चर्चा की गई है वो टाइम पीरियड है आपका कार्नवालिस के टाइम का। ठीक है, एक कह सकते हैं अंग्रेज़ अधिकारी हुआ जिसका नाम था कार्नवालिस, जिसने 1790 के टाइम पे इस चीज़ को प्रस्तुत किया था कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, पूर्ण रूप से मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से भू राजस्व की जो नीतियाँ हैं उनको लागू करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का जो एक तरीके से फाइल कह सकते हैं वो 1790 में रखी गई थी कार्नवालिस के द्वारा, जिसको 1793 में फिर लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो बंगाल में स्थापित किया गया, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में, फिर मुंबई और दक्कन के क्षेत्र में दूसरी आपकी स्थापित की गई, जिसे रैयतवाड़ी कहते हैं। ठीक है, महलवाड़ी कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो भू राजस्व नीतियाँ हैं ये अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे स्थापित की जाने लगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो भू राजस्व नीतियाँ हैं वो लागू की थी यहाँ पे। सबसे फर्स्ट आती है आपकी स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं हम लोग। दूसरी आती है आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसे हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट या महालवाड़ी भी कहते हैं। थर्ड आती है आपकी महालवाड़ी। ठीक है, तो आपका जो स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और इस नीति के तहत क्या किया इन्होंने कि ज़मींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया। मतलब कि अगर ये सारा क्षेत्र है, मानिए ये पूरा एक क्षेत्र है, बंगाल का ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पे काफ़ी सारी ज़मीनें हैं अलग अलग, कोई किसी किसान की है, कोई ज़मींदार की है, कोई बड़े भू राजस्व व्यापारी की है। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि ये जितनी भी भूमि चाहे किसी किसान की हो चाहे किसी की भी हो, अब ये सब किसके अंडर आती है,
अब ये सारी की सारी जमींदार के अंडर आएगी। किसके अंडर आएगी? जमींदार की। तो मतलब पूरा जितना भी क्षेत्र था जहाँ से राजस्व आना था वो सारा क्षेत्र किसको दे दिया गया? अब जमींदारों को दे दिया गया। ठीक है, उन्होंने जमींदारों को अपना एजेंट बना लिया एक तरीके से, क्योंकि अलग से अगर वो अपॉइंट कर दे एजेंटों को राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेज, तो काफ़ी खर्चा करना पड़ता उन्हें। तो उन्होंने क्या करा कि जमींदारों को ही वहाँ की जितनी भी भूमि थी उसका मालिक बना दिया और उनसे कह दिया कि आपको क्या करना है, किसानों से राजस्व वसूलना है और उसका एक निश्चित हिस्सा जितना आप वसूल लेंगे उसका एक निश्चित हिस्सा आप क्या करेंगे? हमें दे देंगे। तो इस नीति का उद्देश्य एक वफादार जमींदार वर्ग बनाना और सरकार के लिए राजस्व की एक स्थिर और निश्चित राशि सुनिश्चित करना था। तो इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि 100% अगर आप वसूल कर रहे हैं ना, तो 100% में से जो 89% होगा वो तो कंपनी ने कहा कि हम लेंगे, और बाकी का जो 11% है वो किसको मिलेगा? जमींदारों को मिलेगा एज अ कमीशन। ठीक है, तो जमींदारों ने ये काम करना शुरू कर दिया और इसने किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया। ठीक है, किसान क्या होने लगे? काफ़ी ज़्यादा इनकी जो स्थिति है वो निर्दयी हो गई यहाँ पे, क्योंकि जमींदार क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा उनको शोषण करना शुरू कर दिया उन्होंने और बहुत ज़्यादा जो लगान है वो वसूलते थे। अच्छा, अब इस लगान की जो ये कर की जो स्थिति इन्होंने शुरू की थी, जो ये भू राजस्व नीति बनाई थी, तो सबसे पहले एक टैक्स वसूलने के लिए एक आधार वर्ष भी बनाया जाता है। जैसे आप सबने देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी जो टैक्स कलेक्शन होता है उसके लिए एक बेस ईयर बनाया गया है। बेस ईयर जिसे हम बोलते हैं कि औसत वर्ष हम देखते हैं कि किस कुछ 10 सालों में कितना औसत निकल के आता है। जैसे माना कि अगर उन्होंने 1793 में स्टार्ट किया तो उनको देखना था कि 1783 से लेके 1793 तक इन 10 सालों के अंदर एक औसत अगर वो निकालते कि कितना भू राजस्व आता है टोटल, तो उसके हिसाब से उन्हें दर जो है वो लागू करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सबसे ज़्यादा लगान जिस साल में आया उस साल के कर को ही एज अ परसेंटेज उन्होंने रख दिया कि इतना कर तो लाना ही है आपको, इतना कर तो आपको वसूलना ही है। ठीक है, ज़मींदारों से ये कह दिया। तो इसकी वजह से जो ज़मींदार हैं उनको काफ़ी अधिकार मिल गए और वो अत्यधिक लगान वसूल करने लगे, किसानों का शोषण करने लगे और किसानों की भूमि पर कोई स्थायी अधिकार नहीं रह गया। किसानों का बेदखल कर दिया गया उनको उनकी ज़मीनों से ही। और इस प्रणाली ने कृषि विकास को भी बाधित किया, क्योंकि ज़मींदारों को भूमि सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उनको मतलब ही नहीं था कि फसल सही हो रही है नहीं हो रही, सिंचाई की पूरी सुविधाएँ है या नहीं, कोई मतलब नहीं था किसी चीज़ से। वह सिर्फ इस चीज़ से मतलब रखते थे कि उनको कर अपने टाइम पे मिलता रहे। सेकंड आती है आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो यह प्रणाली आपकी मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी मतलब ऐसा क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। ठीक है, तो उस क्षेत्र को प्रेसिडेंसी बोले जाने लगा। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था को। रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो इसके तहत सरकार ने सीधे किसानों मतलब रैयतों से राजस्व एकत्र किया। अब यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे थोड़े अलग प्रकार से यहाँ पे लागू की गई ये चीज़। तो जहाँ स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो ज़मींदार हैं उनको एजेंट बनाकर अंग्रेज़ राजस्व वसूली करवाते थे, वहीं रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत यहाँ पे जो अधिकारी हुए, ब्रिटिश अधिकारी हुए, उन्होंने ये सुविधा की यहाँ पे कि जो टैक्स है वह कोई एजेंट के माध्यम से या किसी ज़मींदार के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, वह डायरेक्ट ही किसान अपने आप क्या करेंगे, हमें दे देंगे आके। ठीक है, डायरेक्ट किसानों से ही वह ले लिया जाएगा, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा इसमें बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसानों को भूमि का मालिक माना गया, लेकिन राजस्व की दरें जो थी वो बहुत ज़्यादा अधिक थी यहाँ पे भी, और सरकार द्वारा समय समय पर बढ़ती ही जा रही थी। यदि किसान को राजस्व का भुगतान करने में विफल हो जाते थे या देरी हो जाती थी तो उनको उनकी भूमि से निकाल दिया जाता था। और इस प्रणाली ने किसानों को साहूकारों के चंगुल में फंसा दिया, क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो किसान है वह चुका नहीं पाते थे कर्जा, तो उसके लिए वह क्या मतलब राजस्व चुका नहीं पाते थे, उसके लिए वह क्या करते थे, कर्जा लेने चले जाते थे महाजन या साहूकारों से जो ब्याज पे पैसे देते हैं। तो वह क्या होता था कि जब उन्होंने कर्जा लिया तो वो राजस्व दे आए, लेकिन राजस्व दिया है लेकिन अगले साल अगर फिर से सिंचाई वगैरह ठीक से नहीं हुई, खेत में फसल सही से नहीं हुई, तो फिर उनके पास पैसे नहीं आए। तो वह अब दो कर्जे हो गए उन पर कि एक तो उन्हें राजस्व भी देना है और जो पिछले साल उन्होंने कर्जा लिया था साहूकार से वो भी देना है, और उस पर जो कर्जे पे ब्याज लगा था वो भी देना है। तो इस तरीके से क्या होता था कि जो किसान है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपकी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था है ये आपकी
भारत के क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्सा जो था आपका, मतलब कि बंगाल से आप सीधे निकलेंगे अपोजिट में, तो मद्रास और मुंबई वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो स्थापित किया गया था, जहाँ पे आपके जो अधिकारी थे वो थे मुनरो और रीड। ठीक है, मुनरो और रीड नाम से दो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे थे जिन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को यहाँ पे लागू किया। और 1820 और 1825 तक आते आते जो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है आपका पूरे यहाँ के क्षेत्र में ये लागू हो गया था। और जहाँ पर मतलब कि 50% से ज़्यादा हिस्सा ऐसा हो गया था भारत में जहाँ पर इन्होंने भू राजस्व नीतियाँ जो हैं वो लागू कर दी थी। और जब जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये आपका कम से कम 30 सालों के लिए इसको लागू किया गया था यहाँ पे, कि 30 सालों तक एक जो व्यवस्था है हम बना के रखेंगे और 30 साल बाद दोबारा से पुनर्समीक्षा करके इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी जो किसान है वो है राजस्व चुकाने में असफल होता था तो उसको उसकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन इसमें कई बार ऐसा भी होता था कि किसान वगैरह क्या करते थे कि अपनी भूमियों को जब वो देखते थे कि हम राजस्व चुका नहीं पाएंगे तो कई बार वह अपनी जो भूमि है वो किसी और व्यक्ति को भी बेच देते थे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट आती है आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। तो जो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था है ये प्रणाली आपके उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। और इसके तहत राजस्व का जो निर्धारण है पूरे गांव या महल के स्तर पर किया जाता था और गांव के मुखिया प्रतिनिधि द्वारा एकत्रित किया जाता था। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट देखा था हमने स्थायी बंदोबस्त, उसमें जमींदारों को नियुक्त किया गया राजस्व वसूली के लिए। सेकंड हमने देखा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसमें डायरेक्ट किसानों के द्वारा ही राजस्व दिया जाता था अंग्रेज़ों को। और फिर नेक्स्ट आती है आपकी महालवाड़ी। महालवाड़ी के अंतर्गत जो गाँव होता था जहाँ से राजस्व वसूलना है तो ये होता उस गाँव का मुखिया या फिर कोई भी एक व्यक्ति जिसको वह लोग सही माने, अंग्रेज सही माने, उसको वो अपॉइंट कर देते थे कि पूरे गांव का जो राजस्व है वह एक साथ आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और हमारे पास जमा करवा देंगे। राजस्व की मांग अक्सर अत्यधिक होती थी। ठीक है, क्योंकि जिस भी मुखिया प्रतिनिधि को वहाँ पे नियुक्त किया जाता था राजस्व वसूली के लिए, वह क्या देखता था, अपना प्रॉफिट देखता था। तो जितने पैसे वहाँ पे जमा करने थे, अंग्रेज़ों के पास जमा करने होते थे राजस्व के तौर पे, उससे दुगना या तिगुना ही जो टैक्स होता था वह किसानों से मांगता था, जिससे कि उसे भी क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, किसानों पर सामूहिक रूप से काफ़ी दबाव डाला जाता था राजस्व देने के लिए। और जो आपकी ये महलवाड़ी बंदोबस्त है इसको मार्टिन वर्ड्स योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मार्टिन वर्ड्स। ये एक अंग्रेज़ अधिकारी थे जिन्होंने इसको यहाँ पे प्रतिपादित किया था महलवाड़ी बंदोबस्त को उत्तर पश्चिम प्रांत में। इसी वजह से इसको मार्टिन वर्ड्स योजना के नाम से ही जाना जाता है। और इसके साथ मार्टिन वर्ड्स के साथ एक आपके अधिकारी और थे जिसका नाम था जेम्स टॉमसन। ठीक है, जेम्स टॉमसन नाम के एक अधिकारी थे जिन्होंने सारा का सारा ये जो खाका है महलवाड़ी बंदोबस्त का ये तैयार किया था। और यहाँ पे उन्होंने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया और धीरे धीरे राजस्व वसूली के काम करने लगे, जिसको इन्होंने यहाँ के मुखिया या ग्राम प्रधान हम कह सकते हैं उन पर छोड़ दिया। और जो कृषक हैं वह क्या करते थे, काफ़ी राजस्व चुकाने की पूरी कोशिश करते थे। किसानों के पास ही पूरा भूमि का जो मालिकाना हक था वो किसानों के पास ही था, लेकिन जो स्थिति थी फिर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो भू राजस्व नीतियाँ जो हमने ऊपर पढ़ी ये उपनिवेशवादी सिद्धांत इसमें कैसे अंतर्निहित थे। तो अधिकतम राजस्व संग्रह किया जाता था। ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य लक्ष्य था वह क्या था कि भारत से अधिक धन जो है वो प्राप्त किया जाए ताकि इंग्लैंड में अपने हितों को पोषित किया जा सके। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे क्या था कि ज़्यादातर जितना भी ट्रेड वगैरह होता था, लेन देन होता था, वो कैसे होता था, सोने चांदी में होता था। और कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से या अंग्रेज़ों के आने के बाद भी कुछ टाइम तक ऐसा रहा कि जो देश था हमारा वह सोने चांदी की खान कहा जाता था। ठीक है, सोने चांदी की खान कहा जाता था, चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, क्योंकि जो जितना भी विश्व का सोना और चांदी था वो सारा का सारा भारत में आके जमा हो गया था। क्योंकि भारत के पास संसाधन इतने अच्छे और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे थे कि सभी लोग उन संसाधनों को यूज़ करना चाहते थे। और जब भारत जो है वो लेन देन करता था, विदेशी व्यापार करता था, तो जो लेन देन का साधन थे उस टाइम पे वो सोना चांदी हुआ करता था। तो लोग बाहर से सोना चांदी लेके आते थे और यहाँ से जो है संसाधन, यहाँ तक कि मसाले भी सोने के भाव बिकते थे हमारे भारत के उस टाइम पे।
तो इसी वजह से जितना भी सोना था वो सारा भारत में आके जमा हो गया था। भारत जो है सोने की चिड़िया बन चुका था, ठीक है। लेकिन जो इंग्लैंड है वह भी इस टाइम काफ़ी, मतलब ब्रिटेन में भी काफ़ी सारी क्रांतियाँ वगैरह चल रही थी। वहाँ पे अलग अलग जगह उपनिवेश बना रहे थे, युद्ध वगैरह कर रहे थे ये लोग। तो वहाँ के जो राजा रानी थे उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जो है काम करने का, ये व्यापार करने का कोई और तरीका निकालो। ये जो सोना चांदी है ना, इसकी वजह से ही किसी देश को महान माना जाता था उस टाइम पे, कि जिस देश में जितना ज़्यादा सोना चांदी होगा वह देश उतना ही समृद्ध और शक्तिशाली होगा। तो वहाँ के जो राजा रानी थे उन्होंने कहा कंपनी से कि आप क्या कीजिए, सोने चांदी के निवेश को वहाँ पे कम कीजिए और कोई और रास्ता निकालिए वहाँ पे काम करने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया कि वहाँ के राजा वगैरह को हरा दिया, गद्दी पर अपना नियंत्रण कर लिया। प्रत्यक्ष रूप से तो वहाँ पे किसी व्यक्ति को ही बिठा रखा है भारत के, लेकिन शासन कौन कर रहा है? सही एक तरीके से वहाँ पे ब्रिटिशों का कानून चलने लग गया, वहाँ पे ब्रिटिशों के आदेश चलने लग गए। तो वह क्या करने लग गए, यहाँ पे राजस्व वसूली करने लग गए। अब राजस्व वसूली करी, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करा, तो वो अपनी जेब में रखा, अपनी जेब में रखा। उस पैसे से वह यहाँ की चीज़ों को खरीदने लग गए, यहाँ की चीज़ें खरीद के वह ब्रिटेन भेजने लगे। तो मतलब यहाँ के पैसे से यहाँ का सामान ही खरीद के इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन भेजने लग गए। और वहाँ से उस कच्चे माल से पूरा प्रोडक्ट तैयार करके दोबारा उस प्रोडक्ट को, तैयार हुए प्रोडक्ट को भी यहीं बेचते थे। तो वहाँ से भी पैसे यहीं के ही कलेक्ट करते थे। तो इसी वजह से जो क्या है, भारत की जो स्थिति है वो दिन ब दिन घटती चली गई यहाँ पे, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट होने लगे, मतलब ये सोना चांदी जो है इससे खाली होने लग गया हमारा देश इस वजह से। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि भूमि का निजीकरण और वस्तुकरण होने लगे यहाँ पे। तो पारंपरिक भारतीय व्यवस्था में जो भूमि पर सामुदायिक या वंशानुगत अधिकार होते थे राजाओं के टाइम पे, क्या होता था कि अगर कोई भी भूमि है तो उस पर जो 2-3 समूह होते थे एक साथ वो अपना अधिकार रखते थे। या फिर कोई अमीर घर है तो उसका वंशानुगत अधिकार हो जाता था कि किसी व्यक्ति की कोई भूमि है, बाद में उसके बेटे की हो गई, फिर उसके बेटे की हो गई, इस प्रकार से। लेकिन अब जो उन्होंने नीतियाँ चेंज करी उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि या तो आप राजस्व दो, अगर राजस्व नहीं देते तो जो भूमि है वह किसकी हो जाएगी, अंग्रेज़ों की हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से जो निजी संपत्तियाँ हैं, ब्रिटेन के टाइम पे, ब्रिटिश नीतियों के टाइम पे भूमि को क्या बना दिया गया, निजी संपत्ति बना दिया गया, जिसे खरीदा बेचा और हस्तांतरित किया जा सकता था। इनसे भूमि क्या हो गई, एक वस्तु के रूप में हो गई, जिससे भूमिहीनता और आर्थिक असमानता बढ़ गई। क्योंकि पहले के टाइम पे जो भूमि है वह बेची नहीं जाती थी, वह तो या तो सिर्फ ऐसी दे दी जाती थी, कोई इंसान किसी को खुशी में दे देता था, या फिर क्या होता था वो वंशानुगत तौर पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाने लगा कि अगर कोई राजस्व नहीं दे पा रहा तो वह हड़प लेते थे और किसी और व्यक्ति को वो भूमि बेच देते थे। तो इसकी वजह से कोई व्यक्ति तो ऐसा हो गया जिसके पास बहुत सारी भूमि हो गई, और कोई ऐसा हो गया जिसके पास भूमि का जरा सा भी टुकड़ा नहीं रह गया था। और साथ में ही ब्रिटिशों ने क्या किया कि कानून और प्रशासन का उपयोग करा यहाँ पे शोषण के लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कानूनों और प्रशासनिक तंत्रों का उपयोग राजस्व संग्रह को प्रभावी बनाने के लिए किया, अपने हितों की रक्षा के लिए किया, और किसानों के अधिकारों की उन्होंने क्या कर दी, अनदेखी करने शुरू कर दी। फिर आता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण होने लग गया। तो उच्च राजस्व मांगो, मतलब बहुत ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन की जो रेट थी बहुत ज़्यादा ऊंची रख दी थी उन्होंने। इसके कारण किसानों को जो नकदी फसल है जैसे कि नील और कपास, इसकी खेती करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये जो फसलें थी ये महंगी बिकती थी, बाकी जो फसल वगैरह होती थी वो सस्ती जाती थी। तो इस वजह से जो खाद्य फसल है, खाद्य फसलों का जो उत्पादन है, जैसे सब्जी हो गए, फल हो गए, इनकी जो उत्पादन है वह कम हो गया, और भारत की जो आत्मनिर्भरता है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, ठीक है। इसने भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता, तैयार माल का बाजार भी बना दिया, ठीक है। कि वे क्या करते थे अंग्रेज कि उनसे नील और कपास की खेती करवाते थे, और कपास जो है वो एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, इसको वह लेते थे यहाँ से और ब्रिटेन पहुँचा देते थे। ब्रिटेन में हैंडलूम वगैरह के द्वारा इसको प्रोडक्ट के रूप में, कपड़े के रूप में तैयार किया जाता था, और जो बाज़ार है वो भी इन्होंने भारत को ही बनाया अपना, ठीक है। बाज़ार में उस तैयार प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पे फिर बेचते थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है अभी यहाँ पे। तो ब्रिटिश नीतियों ने नए सामाजिक वर्गों जैसे कि जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, इनको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया, जिन्होंने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को बाधित किया और किसानों के शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका वह निभाने लगे। इसी वजह से जो हमारे किसानों की जो स्थिति है वह दयनीय हो गई, काफ़ी महाजन और साहूकार काफ़ी अमीर हो गए, काफ़ी पैसे वाले हो गए, काफ़ी शक्तिशाली हो गए। संक्षेप में हम कह सकते हैं
कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीतियाँ थी वह उपनिवेशवादी सिद्धांतों पर आधारित थी, जिनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, आर्थिक संसाधनों का शोषण करना और ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और समाज पर यहाँ पे गहरा प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और जो ये नीतियाँ इनके द्वारा लागू की गई, न केवल किसानों को गरीब और शोषण का शिकार बनाया इन्होंने, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को भी बाधित कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे ड्रेन होने लगा धन की निकासी, जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी इस चीज़ पे काफ़ी पुस्तकें और लेख लिखे गए। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ का आकलन करके बताया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने क्या करा है, यहाँ से धन की निकासी कर दी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दिया है। यहाँ से हमारा जो सारा धन है वह कहाँ जाता जा रहा है, ब्रिटेन जाता जा रहा है, क्योंकि जो मतलब कि एम्प्लॉय तो वहाँ के हैं, एम्प्लॉय तो ब्रिटेन के हैं वो अधिकारी, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो कहाँ से दी जा रही है, वो यहाँ से दी जा रही है, भारत के पैसे से दी जा रही है, भारत कोष से दी जा रही है, उनकी पेंशन यहाँ से दी जा रही है। वहाँ पे ब्रिटेन में कोई चुनाव लड़ा जा रहा है, पैसे यहाँ से दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो सारा का सारा धन है इन्होंने यहाँ से ले जाके वो ब्रिटेन में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में हुई 1857 की क्रांति की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 1857 में जो सैनिक क्रांति कह सकते हैं, यह सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसको बोला जाता है, इसकी प्रकृति की व्याख्या करने की बात की गई है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सिपाही विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो क्रांति की शुरुआत है 1857 की, ये हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह से। तो सिपाहियों ने क्या किया था, एक बंदूक थी आपकी एनफील्ड राइफल जिसको बोला जाता है, तो इसके अंदर जो कारतूस लगाए गए थे, इसको लेके एक अफवाह फैलाई गई थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। और इसके जो तात्कालिक परिणाम ये हुए कि सिपाही जो थे वहाँ के, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, व्यापक नागरिक विद्रोह। अब धीरे धीरे जो ये विद्रोह है वह फैलता चला गया, बाकी के जो लोग हैं वह भी सैनिकों के साथ मिल गए, जो ब्रिटिश कानून से पहले ही तंग आ चुके थे लोग, वो भी उनके साथ मिल गए, और धीरे धीरे जो विद्रोह है वह व्यापक रूप लेने लग गया। तो मेरठ से शुरू हुआ ये जो विद्रोह था, इन्होंने क्या करा, जल्दी ये उत्तर भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों, जैसे कि आपका दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार तक फैल गया। और इन क्षेत्रों में न केवल सिपाही बल्कि किसान, कारीगर, छोटे जमींदार और जितने भी वर्ग जो असंतुष्ट थे, जो गुस्सा थे ब्रिटिश लोगों से, इन सब ने इस विद्रोह में भाग ले लिया। स्थानीय शासक भी इसमें प्रमुख थे, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो राजा वगैरह है उनको उनकी गद्दी से हटा रहे थे, उनको अपनी कठपुतली बना रहे थे और अपना ही आदेश वहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो स्थानीय शासक थे जैसे कि नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, इन लोगों ने भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया, और इससे जो व्यापक जन समर्थन है वह भी इनको मिलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विभिन्न स्वरूप। तो इस आंदोलन के, इस विद्रोह के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे 1857 की जो क्रांति है, इसका स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अलग था। इन स्थानों पर यह मुख्य रूप से सिपाही का विद्रोह था, लेकिन जबकि अन्य स्थानों पे हम देख सकते हैं कि इसको पूर्ण नागरिक विद्रोह भी कहा जाने लगा, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष व्यक्त था। जैसे अवध का क्षेत्र आप कह सकते हैं, क्योंकि अवध के जो नवाब थे वहाँ पे सुजाउद्दौला, उस टाइम पे उनको कुशासन का आरोप लगा के उनके क्षेत्र से हटाया गया था, राजा की गद्दी पे से हटाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, तो जहाँ ब्रिटिश नीतियों से स्थानीय नवाब और जमींदार अपनी सत्ता और भूमि खो चुके थे, विद्रोह ने एक मजबूत राजनीतिक आयाम ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है कि राष्ट्रीयता की भावना भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है लोगों के अंदर। तो हालांकि कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, लेकिन अगर हम उस टाइम की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव दिखता है, क्योंकि सब जने अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सब जने एक होकर लड़ रहे थे। इसी वजह से काफ़ी सारे जो आपके इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है हमारा। तो जो विद्रोही थे, इनका मुख्य उद्देश्य अपने स्थानीय हितों, धर्म और पारंपरिक व्यवस्थाओं की रक्षा करना था, न कि एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र की स्थापना करना। विभिन्न विद्रोही नेताओं के लक्ष्य अलग अलग थे, उनमें समन्वय की कमी थी। ठीक है, वे देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। इसी वजह से काफ़ी सारे जो इतिहासकार उनके द्वारा बोला जाता है कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, ये एक विद्रोह ही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सीमित भौगोलिक विस्तार। तो 1857 की जो क्रांति है वो पूरे भारत में नहीं फैली, जबकि आपका दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल के जो ये अधिकांश हिस्से हैं ये अलग थलग ही रह गए इस विद्रोह से, ये इसमें शामिल नहीं हुए।
शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग ने भी आमतौर पर इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे इसे प्रगति विरोधी और सामाजिक मूल्यों से प्रेरित मानते थे। वे कहते थे कि ये जो विद्रोह है ये क्या है, ये प्रगति के विरोध में है, ठीक है, क्योंकि वे मानते थे कि जो अंग्रेज है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ठीक है, प्रगति कर रहे हैं हमारे देश की। नेतृत्व का अभाव था इस विद्रोह में, क्योंकि सब लोग आपस में तो जुड़ गए, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि कौन इस विद्रोह को नेतृत्व कर रहा है, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी वजह से जितने भी सिपाही थे मेरठ से दिल्ली पहुंचे बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास, और उनसे वह कहने लगे कि हम आपको अपना नेता घोषित कर रहे हैं, आप हमारा क्या कर दीजिए, मार्गदर्शन कर दीजिए। लेकिन जो उस टाइम का राजा था बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का, वह कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका था। साथ ही जो आपके नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे जो नेता थे वह भी काफ़ी बहादुरी से इस टाइम पे लड़े थे, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों से उन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन इनके प्रयासों में भी क्या था, समन्वय की कमी थी, क्योंकि जो आपके ये नेता थे, क्षेत्रीय नेता, इनके पास ब्रिटिश सेना के मुकाबले में सीमित संसाधन थे काफ़ी लड़ने के। इसी वजह से वह ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं कर पाए उतनी ज़्यादा सक्षमता से जितना उन्हें करना चाहिए था। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति है ये केवल एक सिपाही विद्रोह कहना ही इसकी जो प्रकृति है इसको कम करके आंकना होगा इसको, क्योंकि इसमें जो जनसामान्य लोग हैं वह भी जुड़े हुए थे उन लोगों को हटाने के लिए यहाँ से। और ये सिपाहियों के तात्कालिक धार्मिक आक्रोश से शुरू हुआ था, जो जल्द ही क्या हो गया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष में व्यक्त हो गया। इसमें आधुनिकता, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। ये भौगोलिक रूप से सीमित भी था, क्योंकि उत्तर भारत के ही कुछ क्षेत्रों में ये चला। इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का भी काम किया, क्योंकि ब्रिटिश सेना को ये पता चल गया था, सरकार को ये पता चल गया था कि अगर वह ज़्यादा शोषण करेंगे और अगर जनता अपने पे आ जाएगी, सब लोग एक हो जाएंगे, तो वह ब्रिटिश सेना की जो जड़ें हैं वो यहाँ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए और भविष्य के लिए एक अलग ही नीतियों को यहाँ पे लागू करने के लिए इस चीज़ में सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रकार 1857 की जो ये क्रांति है ये काफ़ी जटिल घटना थी, जिसमें सिपाहियों के साथ साथ नागरिक भागीदारी भी सम्मिलित थी। और इसी के बाद से क्या हो गया था, जितना भी कंपनी शासन यहाँ पे चला रही थी उस सारे के सारे शासन को किसको हस्तांतरण कर दिया गया, रानी विक्टोरिया, ठीक है। उस टाइम पे जो आपकी एलिजाबेथ, जो आपकी ब्रिटेन की महारानी थी, उनको इसका जो शासन था वो दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कौन से सामाजिक मुद्दे उठाए थे? तो इस टाइम पीरियड पे आपके कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। समाज में कुछ कुरीतियाँ ऐसी व्याप्त थी, कुछ धर्म से संबंधित ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त थी जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, और इनके लिए अलग अलग आंदोलन चलाए गए थे अलग अलग आपके ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे कैसे उनका उदय हुआ। तो 19वीं सदी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़िवादी पुराने विचारों को दूर करना। इन आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया और उन पर सुधार लाने का प्रयास किया था। इनमें से कुछ जो प्रमुख मुद्दे थे वो आपके यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया गया था, जैसे कि सती प्रथा का विरोध। तो जो आपके राजा राम मोहन राय थे, जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1829 में इस सती प्रथा को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा का मतलब ये है कि कोई भी स्त्री जो विधवा हो जाती है, ठीक है, जब उसका पति मर जाता था तो क्या किया जाता था, उसके पति के साथ उसको भी जिंदा ही उसकी चिता के ऊपर बैठा के आग में जला दिया जाता था। तो ये क्या है, एक घृणित प्रथा थी हमारे समाज की, जिसको ख़त्म करने का काम किसने किया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका बाल विवाह का विरोध। तो कई सुधार आंदोलनों ने बाल विवाह की कुप्रथा का विरोध किया और महिलाओं के विवाह की आयु बढ़ाने की भी वकालत की थी, क्योंकि बहुत ही छोटी आयु में पहले विवाह कर दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तो जब सती प्रथा को बंद करवा दिया गया तो जो स्त्रियां थी, जो विधवा हो जाती थी, उनकी जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय हो गई थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति की स्त्री खत्म हो जाती थी तब तो वह शादी कर सकता था दूसरी, लेकिन महिलाओं पे ये चीज़ की सख्त मनाही थी कि अगर उसका पति खत्म हो जाता है तो वह दोबारा विवाह नहीं कर सकती। तो इस चीज़ के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह की बात कही, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो स्त्रियों की जो आयु है वो बहुत ज़्यादा कम होती थी और उस कम आयु में ही
ही उनका जो पति है वो ख़त्म हो जाता था और बाकी का जो उनका जीवन होता था वो बहुत ज़्यादा काले अंधकार में व्यतीत होता था। इसी वजह से जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर समर्थन किया इस चीज़ का कि विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जाना चाहिए और इस कानून को उन्होंने मान्यता भी दिलवाई। नेक्स्ट आता है आपका स्त्री शिक्षा का प्रसार। तो अधिकार सुधार आंदोलन जो हुए आपके महिलाओं की शिक्षा को महत्व देने के लिए, उनको लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए, शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया उन्होंने, महिला शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने महिलाओं को समाज में अधिक सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया। कि उन्होंने कहा कि अगर किसी सम्मानजनक स्थिति चाहिए औरतों को तो क्या करना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका पर्दा प्रथा का विरोध। तो कुछ आंदोलनों ने महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को बाधित करने वाली जो पर्दा प्रथा थी इसका भी विरोध करना शुरू किया कि जो पर्दा प्रथा है ये अपने आप में काफ़ी घृणित प्रथा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि वो एक सीमित दायरे में आपके बंध जाती हैं। तो इसका भी उन्होंने विरोध करना शुरू किया। नेक्स्ट आता है आपका जाति व्यवस्था का विरोध और अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो 19वीं सदी में ही आपका जो आपकी जाति व्यवस्था है जिसमें जो नीचे की जाति होती थी उनको अशुद्ध समझा जाता था, अस्पृश्य समझा जाता था, उसका भी उन्मूलन हुआ। तो जातिगत भेदभाव की निंदा की गई यहाँ पे। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज जैसे कुछ आंदोलन थे आपके जिन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता और जन्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसकी निंदा की है उन लोगों ने। फिर आता है आपका अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष हुआ यहाँ पे। इन आंदोलनों ने क्या किया, अछूत माने जाने वाले जो वर्ग थे इनको एक साथ, इनके लिए आवाज़ उठाई और उनके सामाजिक समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। ज्योतिबा फुले जो सत्य शोधक समाज से जुड़ी हुई थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। साथ ही साथ जो अंतरजातीय विवाह और सहभोज को भी प्रोत्साहन दिया। कुछ सुधारकों ने जाति बंधन को तोड़ने की बात की और अंतरजातीय विवाह और सहभोज को बढ़ावा दिया साथ में। तो आपके काफ़ी सारे समाज सुधारक ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि अगर आपको अस्पृश्यता को और जाति भेद को ख़त्म करना है तो हमें किस पे जोर देना पड़ेगा, जाति के बंधनों को तोड़ने पे जोर देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना है, हमें अंतरजातीय विवाह करवाने, मतलब कि दो अलग अलग जातियों में जब विवाह होंगे तो लोग एक दूसरे को समझेंगे। और साथ साथ सहभोज मतलब साथ में खाने खाने को बढ़ावा दिया उन्होंने, जिससे कि जो जातिगत भेदभाव है वह ख़त्म करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका धार्मिक सुधार और अंधविश्वासों का विरोध। तो मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया गया। आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों ने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। जटिल कर्मकांड होते थे उस टाइम पे, काफ़ी सारे ऐसे कर्मकांड होते थे, ऐसे चीज़ें होती थी और अंधविश्वासों की आलोचना की है। साथ ही साथ सरल तथा तर्क संगत धार्मिक प्रथाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपको लॉजिकली सही लगती है, जो धर्म के हिसाब से सही है, उसको तो आप मानो, लेकिन ज़बरदस्ती गलत चीज़ों को मानना ज़रूरी नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता था कि लोगों के द्वारा मान्यता मांगी जाती थी और वह कहते थे कि अगर ये मेरी इच्छा पूरी हो जाती है तो मैं कोयले पे चलूँगा या फिर अंगारों पे चलूँगा। तो ये क्या है, एक तरीके का अंधविश्वास है ये, ठीक है, ये एक तरीके की कुप्रथा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब अंधविश्वासों को ख़त्म करने की बात की गई यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया। तो इन आंदोलनों ने क्या किया, एकेश्वरवाद की अवधारणा को बढ़ाया, धार्मिक ग्रंथों की तार्किक व्याख्या पर बल दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, आप सब अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जितने भी भगवान है वे क्या है, वह एक है। अगर भगवान के अलग अलग स्वरूप भी हैं तब भी क्या है कि जो आत्मा है वह एक ही है, परमात्मा एक ही है, एक से ही सब बने हैं। तो एकेश्वरवाद पे उन्होंने जोर दिया है यहाँ पे। साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई कि कुछ सुधारकों ने विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता, आपसी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आपस में मिलजुल के रहिए, सभी जितने भी धर्म है वह एक ही बात कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक ही नैतिक मूल्य पे चलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों पे दया करनी चाहिए, दुखियों का साथ देना चाहिए, ठीक है। तो सारे धर्म के बीच में एक ही बात निहित है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा का प्रसार। तो आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया है इन आंदोलनों ने, जैसे आर्य समाज हो गया, आपका ब्रह्म समाज हो गया, सत्य शोधक समाज हो गया। तो इन्होंने क्या किया, सुधार आंदोलनों
किए और साथ ही साथ पश्चिमी शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया और आधुनिक विचारों के महत्व को पहचाना। उन्होंने कहा कि अगर आप आधुनिकता के साथ चलने चाहते हैं, भविष्य को लेके चलना चाहते हैं, भविष्य में कुछ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा अपने जीवन में, शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, हर चीज़ को हर डायमेंशन से समझेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो वर्नाकुलर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। यहाँ पे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने पे जोर दिया गया था, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश नहीं समझ सकता था। लोकल लैंग्वेजेस में शिक्षा को बढ़ाने की बात की गई थी यहाँ पे, जिससे कि जो शिक्षा है वो समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सके। कुछ अन्य सामाजिक बुराइयां भी थी हमारे समाज में उस टाइम पे, जिनका विरोध किया गया, जो अभी भी कुछ अलग ही तरीके से चल रही हैं। जैसे कि आपकी शिशु हत्या का विरोध किया गया। तो कुछ प्रचलित क्षेत्र में क्या होता था, शिशु हत्या की प्रथा थी और इन आंदोलनों ने पुरजोर इसका जो विरोध किया। अब भी आप देखेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगाई जाती, काफ़ी सारे आपके सरकार के द्वारा अलग अलग नीतियाँ भी लाई गई है जिससे कि कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगाई जा सके। नेक्स्ट आता है आपका दास प्रथा का विरोध। तो कई सारे जो लोग होते थे उस टाइम, उनको दासों की तरह रखा जाता था, उनसे काफ़ी अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। तो हालांकि ये मुद्दा सीधे तौर पर धार्मिक नहीं था, लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण से कई सुधारकों ने दास प्रथा का भी क्या विरोध किया। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी में जो ये आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इन्होंने भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया और उनके समाधान के लिए कार्य भी किया। और इन आंदोलनों ने न केवल तत्कालीन समाज में सुधार लाने का कोशिश किया, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास और आधुनिक भारत की नींव रखने का भी इन्होंने योगदान दिया है। अपना भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने में योगदान दिया है। अगर उस समय ये लोग इन सब चीज़ों पे जोर नहीं देते, विरोध नहीं करते, तो शायद आज हमारा जो समाज है जिसमें हम सब जने मिलजुल के रहते हैं वह नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का आलोचनात्मक विश्लेषण। मैं मानती हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन आप खुद देखिए कि पूरी बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपको अपने पेपर में करके आने हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, समझाए हैं, इनको आप अच्छे से समझना, और जो भी टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आपके पेपर में मिलेंगे, उनको आप अच्छे से लिख के आना, जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स के साथ अपने पेपर में पास हो पाएँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप एंड तक ज़रूर देखना। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की बात की गई है यहाँ पे, कि कैसे ब्रिटिश शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला। तो भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक जटिल और विवादास्पद विषय है, क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या कहते हैं कि ब्रिटिश नीतियों को भारत के आर्थिक शोषण और पिछले जो आपका पिछड़ापन है उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, यहाँ पे शोषण किया लोगों का, धन का निष्कासन करा, यहाँ से जितना भी धन था यहाँ का वो सारा ब्रिटेन लेके चले गए। इसलिए वे कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, भारत का आर्थिक शोषण किया है। और साथ ही साथ जो पिछड़ापन हम देखते हैं आज अपने देश में, गरीबी देखते हैं, वह इन्हीं की ही देन है। जबकि कुछ पश्चिमी और आधुनिकतावादी विद्वानों के द्वारा कुछ सकारात्मक पहलुओं को भी यहाँ पे दिखाया गया है और एक आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है कि दोनों पक्षों के माध्यम से कैसे ये सकारात्मक और नकारात्मक इस चीज़ के प्रभाव हुए हैं। तो सबसे पहले हम नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि ब्रिटिश के लोगों का कैसे यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा आर्थिक तौर पे। सबसे फर्स्ट आता है आपका धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सबसे पहले इन्होंने ही आकलन करके बताया था कि कैसे जो ब्रिटेन के लोग हैं वह यहाँ से सारा का सारा जो धन है वह अपने देश भेज रहे हैं यहाँ से। तो जिसके अनुसार ब्रिटिश शासन के तहत भारत की जो संपत्ति और संसाधन है, इन्होंने अलग अलग माध्यमों से ब्रिटेन में स्थानांतरित हो रहा है, जिसके बदले भारत को कोई ना तो सामान मिल रहा है, ना कोई आर्थिक लाभ मिल रहा है। तो गृह प्रभार, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन, ब्रिटिश कंपनी द्वारा लाभ का प्रत्यावर्तन और भारत सरकार दिए गए जितने भी ऋण और ब्याज आदि प्रमुख थे, इस सब का जो भुगतान होता था वो किससे होता था, भारत के पैसों से होता था। मतलब ब्रिटेन का भी जितना भी सारा कामकाज होता था, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे, उनकी जो सैलरी, उनकी पेंशन, उन पे जो एक्स्ट्रा उनको दिया जाता था, वो सब भारत के पैसों से दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विऔद्योगिकरण। तो ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय पारंपरिक उद्योगों, विशेषकर जो आपका कपड़ा और हस्तशिल्प है, उसको बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि वे क्या करते थे,
यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अपने देश में प्रोडक्ट को तैयार करते थे और भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों पे बेच देते थे। जबकि ये जो रॉ मटेरियल है ये काफ़ी सस्ते दामों पे उन्हें मिल जाता था। और इस रॉ मटेरियल को लेने के लिए भी वे क्या करते थे, किसानों पे राजस्व भी थोपते थे, साथ में कर भी थोपते थे। कर भी ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, रॉ मटेरियल भी सस्ते में खरीद रहे हैं, और जब खुद बना दे रहे हैं उस चीज़ को तो इतने महंगे दामों पर यहाँ पे बाज़ार में बेच भी रहे हैं। तो एक तरफा मुक्त व्यापार नीति उन्होंने अपनाई यहाँ पे। ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित सामानों ने भारतीय बाजारों को बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम कैसा होता था, हस्त निर्मित होता था, और वहाँ से कैसा होता था, मशीन निर्मित होता था। तो हस्त निर्मित की जगह किसने ले ली, मशीनों द्वारा निर्मित सामानों ने ले ली, और भारतीय बाजार इस चीज़ से भर गया। जबकि भारतीय वस्तुओं पर भारी कर भी लगाए गए, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर चाहे भी ना भारत का सामान खरीदना, वह भी ना खरीदे, क्योंकि इस पर टैक्स इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया था। इससे भारतीय कारीगर और शिल्पकार जो थे वो बेरोजगार हो गए, और भारत एक औद्योगिक उत्पादक से क्या बन गया, कच्चे माल का निर्यातक बन गया। ठीक है, क्योंकि जहाँ एक टाइम ऐसा था कि सारा का सारा जितना भी सामान है वह भारत में बनता और भारत में बिकता था, जबकि और भारत से बाहर भी जाता था बिकने के लिए। तो इन लोगों ने ऐसी स्थिति ला दी यहाँ पे कि यहाँ पे सब कुछ बनना बंद हो गया, सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पे कच्चे माल का उत्पादन रह गया, और कच्चे माल को यहाँ से उठा के वह ले जाते थे और प्रोडक्ट बना के यहीं पे बेच देते थे। नेक्स्ट आता है आपका कृषि का वाणिज्यकरण और ठहराव। तो ब्रिटिश सरकार ने राजस्व की अधिकतम वसूली के लिए क्या किया, किसानों को नकदी फसलें जैसे नील, कपास और जूट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको राजस्व देना है हमें, तो वह ऊंची दर देनी पड़ेगी। कर की ऊंची दर इन्होंने स्थापित की हुई थी यहाँ पे अंग्रेजों ने, और ऊंची दर को चुकाने के लिए क्या करना पड़ता था, नकदी फसलें उगानी पड़ती थी, ऐसी फसलें जिनसे ज़्यादा पैसे मिले। तो नील, कपास और जूट ऐसी थी खेती आपकी जिससे उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे किसानों को, जिससे वह अपना राजस्व जो है वो आराम से दे पाए। इससे खाद्य फसलों का उत्पादन जो है वो कम हो गई, और किसानों की जो निर्भरता है वह बढ़ गई। भू राजस्व की कठोर प्रणालियाँ भी थी उनके द्वारा, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। और यहाँ तक कि इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत यहाँ तक कर दिया कि एक नीति इनके अंदर लागू की थी इन्होंने, सनसेट लॉ। ठीक है, सनसेट लॉ के नाम से उसको जाना जाता है, कि अंग्रेजों द्वारा, अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि इस व्यवस्था को, मतलब महीना पूरा होने से पहले और सूरज के डूबने से पहले अगर राजस्व आप जमा नहीं करते हो, तो आपकी जो भूमि है वह क्या कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, किसानों पर काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल दिया, और वह क्या हो गए, ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए, भूमिहीनता की ओर धकेल दिया गया उनको, भूमि उनसे छीन ली जाती थी, राजस्व नहीं दे पाते थे। राजस्व देने के लिए ब्याज लेते थे, कर्जा लेते थे तो कर्जे में डूब जाते थे। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी के कारण ये ठहराव के शिकार हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आधारभूत संरचना का विकास शोषण के उद्देश्य थे। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी, इन्होंने काफ़ी सारे कार्य ऐसे किए कि देखने में तो ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे विकास के लिए कार्य किए, लेकिन हमारे विकास के लिए नहीं थे, ये सिर्फ उनके हितों को पूरा करने के लिए थे। वह चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वह एक कोने से दूसरे कोने तक अपना माल पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, रेलवे का विकास किया, यहाँ पे सड़कें बनवाई, नहरें बनवाई, जिससे कि आधारभूत संरचना का विकास हुआ। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के संसाधनों का वो अच्छे से दोहन कर पाएँ। ठीक है, ब्रिटिश माल को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना था। भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना इनका उद्देश्य नहीं था, और इन परियोजना का वित्तीय बोझ भी भारतीय करदाताओं पर ही डाला गया। ये जितने भी इन्होंने संरचनाएं यहाँ पे, आधारभूत फैसिलिटी जितनी भी यहाँ पे करी, वो भी किस पैसे से हुई, भारत के पैसे से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बार बार अकाल पड़ना और गरीबी। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों, विशेषकर जो आपके खाद्यान्न के व्यापार पर नियंत्रण और राहत कार्यों में लापरवाही के कारण हम देखते हैं कि नकदी फसलें उगाई जाती थी, खाद्य जितनी भी चीज़ें हैं वो कम होती जा रही थी, और बार बार यहाँ पे अकाल भी पड़ रहे थे उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गई कि लाखों लोगों की जान चली गई इन सब में। किसानों की जो गरीबी है वह बढ़ती चली गई, भूमिहीनता बढ़ती चली गई आपदाओं के कारण, और वह काफ़ी सारे चीज़ों में वह जो है व्यक्ति, जन सामान्य व्यक्ति फंस कर रह गए यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका शोषणकारी व्यापारिक नीतियाँ। तो ब्रिटिश नीतियों ने क्या किया कि ब्रिटेन के लिए कच्चे माल के लिए यहाँ पे आपूर्तिकर्ता बना दिया भारत को, और तैयार माल का बाजार बना दिया। भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया, बल्कि इन्होंने क्या कर दिया, और ज़्यादा उस पर टैक्स थोप दिया। और जो ब्रिटिश उद्योग थे उनके साथ प्रतिस्पर्धा, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसका कोई मेल मिलाप नहीं था, हाथ से बने सामान को मशीन के बने सामान के साथ प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे कंपटीशन में खड़ा कर दिया उन्होंने।
अब देखते हैं हम इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं को, क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की दृष्टियों की बात करते हैं। तो जो सकारात्मक पहलू हैं वो ये है कि आधुनिक विचारों और संस्थानों का परिचय यहाँ पे हुआ। तो ब्रिटिश शासन ने भारत में पश्चिमी शिक्षा, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे आधुनिक विचारों और संस्थानों की शुरुआत की, क्योंकि उन लोगों को क्या करना था, वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ला नहीं सकते थे यहाँ पे, क्योंकि जो अधिकारी हो सकते थे वो तो कुछ गिने चुने ही हो सकते थे, लेकिन इनका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इनको लोगों की ज़रूरत पड़ गई। और जब लोगों की ज़रूरत पड़ी तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इनको अपने रूप में ढालना था उन लोगों को। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, पश्चिमी शिक्षा और व्यवस्था और कानून को यहाँ पे लागू करना शुरू कर दिया। तो जब ये लोग यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा दे रहे थे, काफ़ी सारे लोग जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की, तो वह क्या हो गए, अपने विचारों से आधुनिक हो गए, धीरे धीरे इनकी जो नीतियाँ हैं, चीज़ें हैं, उनको समझने लग गए। तो इनका उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन को अच्छे तरीके से चलाना था इस तौर पे, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया, आधुनिक चेतना के विकास में योगदान दे दिया, क्योंकि जब लोग पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए, तो उनकी गलत बातों को, गलत नीतियों को समझने लग गए। तो वह उनके जो मनोभाव है उनको समझ गए कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमारे देश का दोहन करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अच्छा ये हुआ कि एक एकीकृत बाजार का निर्माण हो गया यहाँ पे। तो ब्रिटिश शासन ने विभिन्न रियासतों को मिलाकर और परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास करके क्या कर दिया, भारत को एक कर दिया, कि जहाँ थोड़ी सी दूरी जाने के लिए पहले पैदल पैदल लोग जाते थे या किसी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से भी जाते थे, तो महीनों दिन लग जाते थे कहीं कहीं पहुँचने में। जो रेलवे के माध्यम से इतना आसान हो गया कि एक तार से दूसरे तार तक जाने में अब कुछ ही घंटों का समय लगता था। तो इसकी वजह से जो बाजार है वो कैसा हो गया, एकीकृत हो गया। तो जहाँ इन्होंने अपने लाभ के लिए ये चीज़ें बनाई थी, उसका जो लाभ है वह भारत को भी मिलने लगा। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक सुधार के प्रयास हुए यहाँ पे। तो ब्रिटिश सरकारों के टाइम पे ये आपके काफ़ी सारे जो आंदोलन है, जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन हो गया, आपका आर्य समाज हो गया, सत्य शोधक हो गया, ये इसी टाइम पीरियड पे चले थे। और इसमें जो सुधारों की बात हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी, जैसे सती प्रथा हो गई, आपकी बाल विवाह हो गया, ठीक है, इन बुराइयों को ख़त्म करने का काम किया जाने लगा। और इन मान्यताओं को, जो इन कानूनों को, इन पे जो रोक लगाने के लिए मान्यता प्रदान की, वह ब्रिटिश अधिकारियों ने ही की थी, ठीक है। इसी वजह से जो ये कानून है वो बनाए गए और जो ये पुरानी प्रथाएं थी इनको समाप्त किया गया। ये सुधार अक्सर उद्देश्यों में सीमित थे, परंतु धीरे धीरे क्या हुए, भारतीय समाज सुधारकों के दबाव के परिणाम ही रहे। निष्कर्ष की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश शासन है इसका प्रभाव नकारात्मक था, लेकिन काफ़ी सारी जो नीतियाँ थी उनका जो उद्देश्य था हुआ है तो ये था कि जो इनके हित है, मतलब खुद के जो हित है इनको साधना था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यवसाय शोषण हुआ, धन की निकासी भी हुई, औद्योगिकरण हुआ, कृषि का ठहराव हो गया, अकाल पड़ने लगे, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हुआ, लोगों का अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, देश को गरीबी और पिछड़ेपन के चक्र में इन्होंने फंसा दिया। लेकिन इसका कुछ ये परिणाम भी हुआ कि देश में जो चीज़ें हैं वे आधुनिक हो गई, आधुनिक संस्थान यहाँ पे स्थापित हो गए, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो गया। मुख्य रूप से इन्होंने अपने लाभ के लिए ये सब चीज़ें बनाई थी, लेकिन इनके जो सकारात्मक प्रभाव है वह भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक आता है आपका कि टिप्पणियाँ लिखने के लिए आती हैं, तो हम यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उन पे टिप्पणियाँ देखेंगे यहाँ पे। तो आपका सबसे फर्स्ट है भारतीय संविधान की रचना, कि भारतीय संविधान की जो रचना है वह कैसे हुई थी। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत का सर्वोच्च कानून हमारे संविधान को बोला जाता है, जिसके अंदर ही जिस देश का शासन है उसको चलाया जाता है। नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार के जितने भी अंग हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, इन सबको कौन निर्धारित करता है, आपका संविधान ही करता है। भारतीय संविधान की जो रचना है वह काफ़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए थे और उनकी जो आकांक्षाएँ थी उनका ही परिणाम है हमारा संविधान। तो जो संविधान सभा का गठन है वह कैसे किया गया, तो संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और इसकी मांग जो है वह काफ़ी लंबे समय से हो रही थी और जो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा की जा रही थी। जो 1946 में जाके कैबिनेट मिशन योजना के टाइम पे जाके क्या हुआ, संविधान सभा के लिए उसके गठन के लिए प्रस्ताव रखा गया कि अब जो है एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत ये निर्णय किया जाएगा कि कैसे भारत का जो संविधान है उसको बनाया जाए। तो सबसे पहले चुनावों की बात आई तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष तौर पे हुआ, क्योंकि
जो लोग हैं वह इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं थे कि यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव करके संविधान सभा को बनाया जा सके। तो उस टाइम पीरियड पे जितने भी आपके क्षेत्र थे, जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य जो यहाँ पे कार्य कर रहे थे, वहीं से उन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के बीच में से ही कुछ लोग जो है वह चुने गए संविधान सभा के सदस्य के रूप में। तो इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दल और सामूहिक समूहों के प्रतिनिधि चुनकर आए। साथ ही साथ जो संविधान सभा में कुल सदस्य आपके 389 थे, 389 सदस्य चुने गए, जिनमें आपके रियासत मतलब कि जहाँ पे राजा महाराजा थे उनके प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। हालांकि विभाजन के बाद जो सदस्यों की संख्या है वो 299 रह गई, क्योंकि जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है वो अलग हो गया और वहाँ के जो सदस्य हैं वो इस 389 के में से माइनस हो गए। यहाँ पे जो आपके कुछ प्रमुख सदस्य हैं संविधान सभा के, वे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे आज़ादी के बाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, BR अम्बेडकर जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और कई अन्य प्रमुख नेता भी इसमें शामिल थे आपके। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो जो संविधान सभा है इसने अलग अलग समितियों का, अलग अलग कमेटीज़ का निर्माण किया, क्योंकि एक व्यक्ति या कुछ सदस्य मिलकर इतना बड़ा संविधान का जो निर्माण है वह नहीं कर सकते थे। इसलिए कार्य को क्या कर दिया गया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और इसके लिए अलग अलग समितियां बना दी गई। जैसे प्रारूप समिति, इसका काम था ड्राफ्ट तैयार करना कि कैसे जो है वह संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, और इसके जो अध्यक्ष रहे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपकी बनाई गई संघीय शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष रहे थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, और इस पर केंद्र सरकार की शक्तियों पर इसमें विचार किया गया था इस समिति के अंतर्गत कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ और कार्य रहेंगे। नेक्स्ट आपकी बनाई गई प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और इनके द्वारा ही प्रांतों के लिए जो संविधान है उसके सिद्धांतों पर विचार किया गया कि केंद्र सरकार के सापेक्ष ही कैसे प्रांतीय सरकारों को उन पे बंदिश भी ना बने और पूरी तरीके से स्वतंत्रता भी ना मिले कि वो अपनी मनमानी करने लग जाए। कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से कार्य उनको दिए जाएं प्रांतीय सरकारों को। नेक्स्ट आपको बनाए गए मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, क्योंकि हमने अपना देखा कि जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी वह सबसे ज़्यादा अधिकारों पे ही निहित थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिकारों का ही, क्योंकि शोषण हुआ था लोगों के, साथ साथ अल्पसंख्यकों को काफ़ी शोषण हुआ था। तो इनके लिए अलग से एक समिति का निर्माण किया गया जिसको मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति बोला गया, और इसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जितने भी समूह थे हमारे देश में उनके हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया। लंबी लंबी बैठकें हुई संविधान सभा की और चर्चाएं की गई, इन पर अलग अलग विचार और दृष्टिकोणों को यहाँ पे रखा गया, और जब सबकी व्यापक सहमति इन सब चीज़ों पे हो गई तब संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया। और आगे बढ़ाने के निष्कर्ष में क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें प्रस्ताव में स्वतंत्र और संप्रभु भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों को रेखांकित किया गया। तो यही सारी चीज़ें, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में जितनी भी बातें हैं वही हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी आपको देखने को मिलती है। प्रियम्बल जिसको हम बोलते हैं, प्रियम्बल में भी देखने को मिलती है कि कैसे यहाँ पे बंधुता, भाईचारे, अखंडता और हर प्रकार के न्याय, धर्म, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है। और यही बाद में क्या हुआ, हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार भी बना उद्देश्य प्रस्ताव। साथ ही साथ विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया गया, मतलब जो देश पहले से आज़ाद थे जहाँ पे संविधान से जो शासन प्रशासन चलाया जाता था उन सभी देशों के संविधानों को गहन तौर पर उनका आकलन किया गया, अध्ययन किया गया हमारे नेताओं के द्वारा, और वहाँ से प्रेरणा ली गई। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वे अमेरिका के संविधान से लिए गए, जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संविधान से ली गई, और जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिसमें बताया जाता है कि एक राज्य को कौन कौन सी नीतियों का पालन करना चाहिए अपने राज्य के लोगों को सही से रखने के लिए, वह आयरिश मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका समावेशी दृष्टिकोण। तो संविधान सभा ने भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए एक संविधान ऐसा बनाने की कोशिश की जिसमें किसी को भी ये ना लगे कि संविधान एक पक्ष की बात कर रहा है, जबकि इसमें सभी पक्षों को
समान तौर पर क्या किया गया है, महत्व दिया गया है, चाहे वह अल्पसंख्यकों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा की बात हो, और इन सभी के लिए विशेष प्रावधान किए गए। खास करके जो हमारे समाज के दबे कुचले वर्ग थे, जैसे महिलाएं, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक, इनके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हमारे संविधान में। सहमति और समायोजन की बात की गई कि सभी मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, छोटी से छोटी बात पर बहस की गई कि कैसे कोई चीज़ कितनी किसी के लिए नकारात्मक और सकारात्मक हो सकती है, और एक ऐसे संविधान को तैयार किया गया जो अधिकांश सदस्यों को स्वीकार्य था। फिर आता है आपका प्रारूप समिति का योगदान देखने को मिलता है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही पहला मसौदा तैयार करके पेश किया संविधान सभा के सामने कि संविधान में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी, और इस पर संविधान सभा में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई और काफ़ी जगह संशोधनों की बात की गई, और संशोधन करके हमारे संविधान को आगे पेश किया गया। फिर आता है हमारा संविधान का अंगीकरण और लागू होना। तो अंगीकरण की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसको अंगीकार कर लिया गया था। इस दिन संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वह लागू किया गया, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जो आपकी 26 जनवरी की जो ये तारीख है वह इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1930 में इसी दिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसने पूर्ण स्वराज का संकल्प लेके इसको स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। इसी वजह से जो हमारी 26 जनवरी की तिथि है उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को ही इसको दोबारा से हमारे संविधान को लागू किया गया। संविधान सभा की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो हम पाएंगे कि जो हमारा संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का एक लिखित संविधान है। ठीक है, तो सबसे बड़े और सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक माना जाता है भारत के संविधान को, जिसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई है। तो जो भारत की प्रकृति है उसको परिभाषित किया गया है कि भारत कैसा होगा, संप्रभु होगा, मतलब कि अपने निर्णय खुद लेगा, समाजवादी होगा कि समाज मतलब कि एक पक्ष में ना रहकर वह क्या होगा, सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। लोकतांत्रिक होगा, ऐसा होगा जहाँ पे लोगों के द्वारा ही शासन किया जाएगा। और गणराज्य होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें सरकार का जो स्वरूप है वह संसदीय होगा, जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख और प्रधानमंत्री क्या होंगे, सरकार के प्रमुख होंगे। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में जगह दी गई। तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जो पहले 7 थे, जिसमें से आपका जो संपत्ति का राइट था उसको हटाकर क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 6 मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में गारंटी भी दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगर किसी भी अधिकार का हनन हो जाता है तो उस मामले को लेके सुनवाई की जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें सरकार के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये आपके एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि एक तरीके से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये राज्य का खुद का दायित्व है कि वह समाज सुधार और सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आधार तौर पे लोगों के लिए लागू करें। फिर आते हैं आपके मौलिक कर्तव्य। तो कुछ मौलिक कर्तव्य, जैसे कुछ मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, ऐसे कुछ मौलिक कर्तव्य भी नागरिकों को दिए गए हैं जो संविधान में हमारे लिखे हुए हैं, जिनका सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। लेकिन ये कोई फिर आता है आपका संघीय शासन प्रणाली। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें जो आपका केंद्र है उसको थोड़ा सा शक्तिशाली रखा गया है, लेकिन राज्य को इतनी शक्तियाँ दी गई हैं कि वे अपने प्रशासन को अच्छे से चला सकें। फिर आता है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है इसको सबसे अलग, शासन से अलग, संसद की शक्ति से अलग स्वतंत्र रखा गया है, जिससे कि जो सरकार है वह किसी भी प्रकार का सरकार जो है वो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, और वह करती है तो उस पर जो न्यायपालिका है वह रोक लगा सके। संविधान संशोधन की प्रक्रिया रखी गई है कि अगर समय के साथ कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे संविधान में संशोधन किया जा सके, और उस दौरान जैसी परिस्थिति हो वैसा लोगों के लिए रूल्स बनाए जा सके। ठीक है, तो थोड़ा सा लचीला भी हमारे संविधान को बनाया गया है। निष्कर्ष की बात करें तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो रचना है वह ऐतिहासिक उपलब्धि है अपने आप में एक ही।
संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बहुत ज़्यादा परिश्रम और दूरदर्शिता के साथ ऐसा संविधान तैयार किया गया है जो भारत में इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अभी तक हमारा जो संविधान है वह चल रहा है और न केवल देश की शासन व्यवस्था का आधार है बल्कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी गारंटी लेता है। साथ ही साथ भारत की जो संविधान की रचना है वह भारतीय राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दलित आंदोलन और B.R. अम्बेडकर का योगदान। तो दलित आंदोलन का जो उदय है, क्योंकि दलित जो है भारत में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था और जो आपकी अस्पृश्यता है, ठीक है, छुआछूत है, इस कुप्रथा में फंसे हुए थे। तो इसके लिए क्या किया गया, दलित आंदोलन का उदय हुआ। दलित शब्द जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ या दबाया हुआ, उन समुदायों के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड जो पारंपरिक रूप से तो हिंदू है लेकिन जाति व्यवस्था के अगर हम क्रम में देखें तो सबसे नीचे पायदान पे आते हैं जिन्हें अछूत माना जाता है। और सामाजिक समुदायों द्वारा चाहे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, धार्मिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे भी क्या किया जाता है, इनके साथ इनको भेदभाव किया जाता है, साथ ही साथ इनका उत्पीड़न किया जाता है। तो इन्हीं सब के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दलित समुदायों के अंदर ही कुछ प्रगतिशील समाज सुधारक हुए और इन्होंने क्या करा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की, जिसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज या फिर अयंकालिका केरल में दलितों के लिए संघर्ष, साथ ही अन्य स्तरों पे भी अनेक दलित जो आंदोलन है वे शुरू हुए जिन्होंने अधिकार और समानता के लिए शुरुआत में नींव रखी, जिसमें आपका भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आता है। इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है दलितों को ऊपर उठाने में, उनके जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको समाज के बराबर लाने में। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर का उदय और योगदान। तो भीमराव जी अम्बेडकर 1891 से 1956 तक इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है। दलित आंदोलन के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित नेता के रूप में उभरे हुए। एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। जीवन में जातिगत भेदभाव इन्होंने देखा, अपमान को भी इन्होंने अनुभव किया। इसी वजह से ये उन लोगों की जो भावनाएं हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझते थे। उन्होंने असाधारण शैक्षिक योग्यता हासिल की, ठीक है, कि अपने अगर वो समाज में देखे जाए तो इतनी ज़्यादा शिक्षा किसी ने भी हासिल नहीं की थी जितनी उन्होंने की। और यही सब देखते हुए उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को इतना ज़्यादा सक्षम बनाया कि वह अपने समाज का कल्याण कर सके। वह न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक और राजनीतिक बने। अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका योगदान दलित आंदोलन के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण था, जैसे कि सबसे पहले आता हमारा वैचारिक नेतृत्व। तो अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था और जो अस्पृश्यता की जड़ें थी उनको चुनौती दी। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों की आलोचना की जिसमें कि अछूतों को अस्पृश्य माना जाता है, अछूत माना जाता है, जिन्होंने जातिगत भेदभाव को वैधता प्रदान की थी, क्योंकि कुछ धर्मशास्त्रों ने उन्होंने दलिता को अपनी हीनता की भावना से बाहर निकालने के लिए आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ठीक है, तो एक इनका कोट है ये कि वे कहते हैं कि आप शिक्षा लो, एक साथ रहो और संघर्ष करो अपने लिए, धीरे धीरे जो है सब कुछ सही हो जाएगा। जो दलित आंदोलन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनकर उनके लिए सफल रहा। नेक्स्ट आता है आपका संगठनात्मक प्रयास। तो अम्बेडकर ने दलितों को संगठित होने के लिए कहा। महत्वपूर्ण संगठन उन्होंने स्थापित किए, जैसे कि 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बनाया गया 1930 में। साथ साथ आपके कुछ जैसे स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई गई 1936 में। ये कुछ प्रमुख दलित आंदोलन है आपके जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने और राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए एक मंच प्रदान किया लोगों को। फिर आता है आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत। ठीक है, इन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत भी की है कि अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडलों की मांग की थी। जैसे 1909 और 1919 में ब्रिटिशों के टाइम पे क्या किया गया था, मुस्लिमों के लिए अलग सीटें दी गई थी निर्वाचक मंडल में, सिखों के लिए अलग सीटें दी गई थी। ऐसी अम्बेडकर ने मांग की कि दलितों के लिए भी क्या दिया जाए, अलग सीटों का प्रावधान किया जाए। निर्वाचक मंडलों की मांग की इन्होंने अलग। उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावी प्रतिनिधित्व मिल सके, जिससे क्योंकि अगर दलितों का नेता दलित होगा तभी वह उनके लिए कार्य करेगा। अगर कोई ऊंची जाति का होगा तो वह दलितों को क्या कर देगा, अनदेखा कर देगा। हालांकि गांधी जी के साथ हुए पूना पैक्ट, ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। उन्होंने सामान्य निर्वाचक मंडलों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था को स्वीकार की, जिससे दलित के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है।
संवैधानिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो संविधान में जो आपके अम्बेडकर हैं उनको जनक माना जाता है संविधान का, भारतीय संविधान का। उन्होंने भारतीय संविधान में भी क्या किया है, इनकी सुरक्षा की बात की है, दलितों की सुरक्षा की बात की गई है, अल्पसंख्यक की सुरक्षा की बात की है और इनके लिए अधिकारों की रक्षा करते हुए कुछ ऐसे अधिकारों को उसमें जोड़ा है जिससे कि उनका जो पहले शोषण होता आ रहा था सामाजिक तौर पे, चाहे आर्थिक तौर पे, चाहे राजनीतिक तौर पे, वह ना हो। जैसे कि आपका जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत का क्या कहते हैं आपका वो जो आपका आर्टिकल 17 है वह छुआछूत का विरोध करता है। शिक्षा, रोजगार और विधायिका में आरक्षण जैसे प्रावधान भी अम्बेडकर के प्रयासों से ही संविधान में जुड़ पाए हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष की बात की जाती है। अम्बेडकर ने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकारों की मांग की, क्योंकि पहले के टाइम पे दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग के अधिकार की बात कही, क्योंकि काफ़ी सारे जो कुएं होते थे उन पर भी दलितों को नहीं जाने दिया जाता था। उन लोगों से कहा जाता था कि आप अपना अलग यूज़ कीजिए, तो इन सब के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। काफ़ी सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष किया, जैसे महान सत्याग्रह 1927, कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 उनके ही नेतृत्व में किए गए थे। बौद्ध धर्म का अंगीकरण किया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है, सब एक है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अंतिम दिनों में अपने अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में क्या होता है कि समानता और न्याय के सिद्धांत को उन्होंने देखा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सबको एक माना जाता है और यही क्या कर सकता है, दलितों को जाति व्यवस्था के उत्पीड़न से मुक्ति दिला सकता है। उनके इस कदम ने लाखों दलितों को क्या कर दिया, बौद्ध बनने के लिए प्रेरित कर दिया था उस टाइम पे। अब इन जो आंदोलन हुए दलितों को लेके, इसका जो प्रभाव है वह कैसा देखने को मिलता है भारतीय समाज पे, तो जागरूकता और आत्मसम्मान में वृद्धि देखने को मिलती है। दलितों ने अपने अधिकार और आत्मसम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाई। सामाजिक भेदभाव में कमी देखने को मिलती है, छुआछूत खत्म होती है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई लेकिन बहुत ज़्यादा कमी आ गई है अब इन सब चीज़ों में। राजनीतिक सशक्तिकरण देखने को मिलता है। जब निर्वाचक मंडलों में अलग सीट मिली दलितों को तो क्या हुआ कि उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, उनको एक मंच प्रदान किया गया, उनको एक मंच मिला अपनी बातों को कहने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। कानूनी सुरक्षा मिली संविधान के माध्यम से, दलितों को आरक्षण मिला जिससे कि सरकारी नौकरियों में भी क्या हो सके, वे अपना प्रतिनिधित्व रख सके। निष्कर्ष की बात करें तो दलित आंदोलन भारत के इतिहास में सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष रहा है। B.R. अम्बेडकर इस आंदोलन के एक महान नेता और मार्गदर्शक माने जाते हैं। दलितों को अपनी पहचान, अधिकार और सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं वे। उनके योगदान भारतीय संविधान के निर्माण और दलितों के सशक्तिकरण में बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि आज भी दलित समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी अम्बेडकर ने जो प्रेरणा उनको दी है, जो उनको सीख दी है, वही क्या कर रही है, आगे उनको सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए प्रेरित कर रही है आज भी। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक गांधीवादी आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गांधीवादी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चरण था, जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं, इन्होंने किया। और जो इनका आधार था आंदोलनों का वह क्या था, सत्य और अहिंसा। ठीक है, इन सिद्धांतों पे वे जोर देते हैं सबसे ज़्यादा। और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत के संघर्ष को एक नई दिशा और नैतिक आधार इन्होंने प्रदान किया। जो आपकी गांधीवादी विचारधारा है, इसके मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो हम पाएंगे कि जो गांधी जी है वह सत्याग्रह की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, सत्य की शक्ति पर जोर देना चाहिए, अन्याय का मुकाबला करना चाहिए लेकिन अहिंसक तरीके से। ठीक है, जिसमें विरोधी को प्रेम और सहानुभूति के बदलने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, वह कहते हैं कि कोई भी आपका विरोधी है उसको प्रेम से बदलो, उसको सहानुभूति दो। ठीक है, अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ो, हिंसक तरीके से नहीं। अहिंसा पे वे जोर देते हैं। वे किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट ना पहुंचाने की बात कहते हैं। गांधी जी ने इसे एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया, जो केवल व्यक्तिगत आचरण का सिद्धांत था बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का भी माध्यम था। सर्वोदय की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सभी का उत्थान और कल्याण होना चाहिए। हम किसी एक पक्ष का एक तरफ पक्ष ना लेके क्या करें, ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें सभी व्यक्ति, चाहे वह नर हो, पुरुष, नारी, कोई भी हो, सभी को समान रूप से विकास हो सके, किसी का भी शोषण ना हो।
स्वराज की बात करते हैं, वह स्वय शासन की बात करते हैं, आत्मशासन की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं गांधी जी। वह कहते हैं कि जब शासन किसी एक व्यक्ति या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में आ जाता है तो वह कैसा बन जाता है, शोषणकारी बन जाता है। इसलिए हमेशा शक्ति का क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक तरफ केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए शक्तियाँ। जब विकेंद्रीकरण होगा तो हर व्यक्ति क्या कर पाएगा, अपना आत्मशासन कर पाएगा। इसीलिए वह गाँव के लिए क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतों की बात उन्होंने की थी। हमारे जो संविधान में आज पंचायतों का जो सिद्धांत देखने को मिलता है वह गांधी जी के विचारों से ही देखने को मिलता है। अपरिग्रह की बात करते हैं, वह कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, सादा जीवन शैली को जीना चाहिए। क्योंकि अगर आप आवश्यकता से अधिक अपने पास संग्रह कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो वो लोग जिनको उन चीज़ों की आवश्यकता है वह उन चीज़ों को नहीं ले पाएंगे। आस्ते की बात करते हैं, वह चोरी ना करना, ठीक है। वह कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको जितना है आप उसको उसमें ही संतुष्ट रहें। ब्रह्मचर्य की वह आप बात करते हैं, आत्मसंयम की बात करते हैं, अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं। वह कहते हैं कि भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ रहना चाहिए, कभी भी जो समाज है उसमें छुआछूत की बात नहीं की जानी चाहिए। गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन थे वह कैसे थे, तो भारत लौटने के बाद जब गांधी जी भारत आ गए वापस, अफ्रीका से वह आए थे, अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने अपने आंदोलन चलाए थे। वहाँ पे जो काले गोरे का भेदभाव चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और जब वे भारत आते हैं तो वे देखते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो ब्रिटेन की नीतियाँ हैं ऐसी चल रही हैं जो भारत का शोषण कर रही हैं। तो उसके खिलाफ उन्होंने फिर क्या करना शुरू कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वह वकालत भी पढ़ के आए थे, ठीक है। तो सबसे जो पहला आंदोलन था गांधी जी का वह हुआ चंपारण बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह इसको बोला जाता है, 1917 में ये हुआ था। तो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर ब्रिटिश बगान के मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ ये आंदोलन था। गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश की कि उनके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा वगैरह हो गया था नील की खेती के टाइम पे। तो वह उनकी जो सैलरी है वो नहीं दे रहा था जो मालिक है किसानों की। तो इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आंदोलन किया। नेक्स्ट आपका आता है खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली की जा रही थी, किसानों से शोषण किया जा रहा था उनका। और इसी को लेके वह गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने क्या किया, किसानों को संगठित करके सरकार को झुकने पर इसमें मजबूर कर दिया कि जब वहाँ पे फसल खराब हो गई है तो वे अपना राजस्व कैसे देंगे, लगान आप क्यों ले रहे हैं उनसे, जब फसल खराब हो गई, इसमें उनकी तो कोई गलती है नहीं। नेक्स्ट आपको आंदोलन देखने को मिलता है अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 में ही हुआ था ये भी। तो जो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर थे उनको वेतन वृद्धि के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल का सहारा लिया था इसमें, और मजदूरों को उनका हक दिलाया था। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक और जन आंदोलन को संगठित करने की क्षमता को प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख गांधीवादी आंदोलन, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट आपका असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922, और सबसे फर्स्ट हमारा 1857 के बाद सबसे फर्स्ट जो जन आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है हमारा। तो जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था, साथ ही साथ जो आपका रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों के विरोध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको अपने गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार नहीं था, उसको अपने क्या कहते हैं जेल से छूटने का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसा काला कानून इसको बोला गया था, रॉलेट एक्ट को। तो इन सब कानूनों के विरोध में गांधी जी ने क्या शुरू किया, असहयोग आंदोलन। इसमें सरकारी उपाधियों को त्याग करने की बात की गई कि लोगों से कहा गया कि अगर आपको सरकार की तरफ से कोई उपाधि मिली हुई है, आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, सबका बहिष्कार करने की बात की गई। विदेशी वस्तु को ना खरीदने की बात की गई। स्वदेशी वस्तुओं पे जोर देने की बात कही कि स्वदेशी अपनाओ। चोरा चोरी की घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ये आंदोलन काफ़ी व्यापक रूप से प्रभावी हो गया था, क्षेत्रों में फैलता जा रहा था और सफलता भी हो जाती। लेकिन क्या हुआ, गोरखपुर में एक जगह आती है आपकी चोरा चोरी, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा हिंसक गतिविधियां कर दी गई, जबकि गांधी जी ने कहा था कि हिंसा नहीं करनी है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, एक पुलिस थाने में, एक सरकारी दफ्तर में आग लगा दी और वहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले जो है वो मारे गए। और इसी वजह से जो गांधी जी है, हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेकर 34 तक चला था। तो पूर्ण स्वराज की मांग इस आंदोलन के अंतर्गत की गई थी और इसकी शुरुआत जो है वो दांडी यात्रा से हुई थी आपका गुजरात, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा की थी। ठीक है, इसमें भी कोई हिंसक
कार्रवाई नहीं की गई गांधी जी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था, जो आधारित चीज़ है, मूल आधारित जो रोज़मर्रा में यूज़ की जाती है, उन पे भी जो ब्रिटिश कंपनी है उस पर टैक्स लगा रही थी। जैसे कि नमक पर क्या किया जा रहा है, टैक्स लगाया गया। और साथ ही साथ ये बोला गया था ब्रिटेन की कंपनी द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अब व्यक्तिगत तौर पे नमक नहीं बनाएगा, ठीक है। वह नमक कहाँ से खरीदेगा, बाज़ारों से खरीदेगा, वो भी सरकार की तरफ से। तो इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया, एक दांडी मार्च यात्रा निकाली साबरमती आश्रम से, और फिर उसके बाद उन्होंने सागर के पास जाकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। इस आंदोलन में व्यापक स्तर पे काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े, और साथ साथ इसमें महिलाओं का योगदान भी देखने को मिलता है इस आंदोलन में। नेक्स्ट आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को तुरंत भारत छोड़ने का आह्वान किया, और करो या मरो का नारा इस आंदोलन के दौरान दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने कहा था कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे देंगे तो हम क्या होंगे, भारत को छोड़ कर चले जाएंगे। तो इसी बात को लेके एक आंदोलन बनाया गया, और ये एक जन आंदोलन का रूप लिया। इसने काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें लोगों ने भाग लिया, और ब्रिटिश सरकार ने कठोरता से इसको दबा दिया, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसमें मारे भी गए थे। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन। तो गांधी जी ने कैसे भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। तो गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और नैतिक शक्ति प्रदान की। उनके नेतृत्व में लाखों लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल हुए। अहिंसा की बात की उन्होंने, सत्याग्रह की बात की, और इन शक्तिशाली हथियारों के माध्यम से ही उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव है उसको हिला डाला। और गांधी जी ने समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने और राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। गांधीवादी आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थी। कुछ आलोचकों का मानना है कि अहिंसा की रणनीति हमेशा प्रभावी नहीं होती है। कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो हिंसा है वह ज़रूरी हो जाती है, लेकिन गांधी जी को पूरी तरह से सफलता तो नहीं मिली इन आंदोलनों से। लेकिन जो भारत का विभाजन है वो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि जो गांधी जी की अहिंसा की नीति थी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारत पर गांधीवादी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो स्वतंत्रता के बाद भी गांधीवादी विचार जो है वो हमारे संविधान में शामिल किए गए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियों में प्रभावित रहे हैं, जैसे कि पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं लोगों को दी जाती हैं सरकार के द्वारा, वह भी गांधीवादी विचारों के अंतर्गत ही दी जाती है आपकी, ठीक है। तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो हम गांधीवादी आंदोलन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय रहे हैं, और इस नेतृत्व में आंदोलन ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि लोगों को अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी है। आजकल भी आप देखते होंगे कि काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से समूह बनाकर किसी भी प्रदर्शन को कर सकते हैं जो अहिंसक हो, ठीक है, सरकार के खिलाफ। अब भी तो इस चीज़ को हमारे संविधान में भी जोड़ा गया है। ये भी गांधी जी के विचारों को ही प्रदर्शित करता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भारत के विभाजन के कारण और परिणाम क्या क्या हुए, ठीक है। तो जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पूरे हो गए, ब्रिटिश के लोग यहाँ से चले गए, तो हमारा जो देश है वो विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वो धर्म के नाम पे दूसरा देश एक हमारे देश में से अलग होके बन गया। इसके जो कारण है वह और परिणाम है वो क्या हुए, कौन से ऐसे कारण थे जिनके वजह से भारत का विभाजन हुआ और उसके क्या परिणाम रहे। तो जो हमारा भारत है उसका विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और दुखद अध्यायों में से एक है, जिसके पीछे कई जटिल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण भी व्याप्त हैं हमारे। सबसे पहला है आपका सांप्रदायिक तनाव और दो राष्ट्र सिद्धांत। तो 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक पहचान पर आधारित सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। कुछ हिंदू और मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलनों ने दोनों समुदाय के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया था, ठीक है। कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसमें सब आपके आते हैं जिन्ना, ठीक है। इन्होंने अलग देश की मांग करने की शुरुआत की। मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में, और वहीं पर इन्होंने अलग देश की मांग की मुस्लिमों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया, जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र थे, उन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए। लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि पाकिस्तान की मांग की यहाँ पे।
नेक्स्ट आता है आपका मुस्लिम लीग की भूमिका और जिन्ना का नेतृत्व। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी, जिसमें मुसलमानों के हितों की बात की गई, उनके लिए रक्षा के लिए जिन्ना ने क्या कहा कि एक अलग राष्ट्र की मांग की, जिसको मुस्लिम धर्म के नाम पे मांगा गया और बनाया गया। 1940 के लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की गई थी औपचारिक रूप से, और जिन्ना ने मुसलमानों को एक अलग राजनीतिक पहचान और भविष्य का आश्वासन दिया कि हम क्या करेंगे, अपने लिए एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। कांग्रेस की नीतियां और हिंदू राष्ट्रवाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में एक संयुक्त और धर्मनिरपेक्ष भारत का समर्थन किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस की कुछ नीतियां और हिंदू राष्ट्रवादी तत्वों का उदय मुस्लिम लीग को अलग राष्ट्र की मांग पर अधिक दृढ़ होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो कुछ जो इतिहासकार हैं वे कहते हैं कि कांग्रेस की नीतियाँ कुछ ऐसी थी जिससे कि जो मुस्लिम लोग हैं वह ये देख रहे थे कि हिंदुओं का ज़्यादा पक्ष ले रहे हैं ये लोग, इसी वजह से इन्होंने क्या करा, मुस्लिम लीग ने अलग रहने की बात की, अलग देश लेने की बात की, जबकि कांग्रेस क्या करती है, धर्मनिरपेक्षता पर जोर देती है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो नीति। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन को बनाए रखने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। इसका हम सबसे बड़ा उदाहरण 1857 की क्रांति में देखते हैं, जहाँ उन्होंने मुस्लिम और हिंदू दोनों के धार्मिक विश्वासों को आहत किया था। प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडलों की शुरुआत 1909 में की गई थी, जहाँ सबसे पहले एक अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था मुस्लिमों को, और फिर बाद में 1919 में इसको बढ़ाकर अल्पसंख्यकों के लिए, सिखों के लिए और भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से जो सबके हित है वे अलग अलग हो गए थे। तो ये भी एक कारण था। फिर आता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश सरकार का कमज़ोर होना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश सरकार है काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए दबाव बढ़ रहा था उस पर, और ब्रिटिश सरकार तेजी से हस्तांतरण करना चाहती थी अब, और सब कुछ छोड़ के वो लोग यहाँ से जाना चाहते थे। सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने में असमर्थ भी थी यहाँ पे वह, और विभाजन का यह भी एक क्या हुआ, कारण हुआ। नेक्स्ट आता है आपका सीधी कार्रवाई दिवस। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस का आह्वान किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई, और इस हिंसा ने क्या करा, विभाजन की आवश्यकता को और अधिक कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ये देख रहे थे कि जब ऐसी हिंसाएं हो रही हैं तो अच्छा है कि ये लोग क्या हो जाए, हमसे अलग ही हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका माउंटबेटन योजना। ये आपके लास्ट वायसराय थे भारत के, तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अनिच्छा से स्वीकार किया। इस योजना के तहत, अब अनिच्छा यहाँ पे इसलिए है मुस्लिम लीग की क्योंकि जितने क्षेत्र उन्होंने कहे थे उतने उनको नहीं मिले, क्योंकि वह भारत का जो क्षेत्र है आपका पूरा, ये जो आपका पूरा भारत है, इसमें से वह अलग अलग क्षेत्र मांग रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी वजह से एक क्षेत्र यहाँ, एक क्षेत्र यहाँ, एक क्षेत्र, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। इसी वजह से क्या किया गया, एक मसौदा तैयार किया गया कि इधर का जो क्षेत्र है इसमें से हम कुछ क्षेत्र आपको दे देंगे इतना, और इधर का कुछ क्षेत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अनिच्छा से इसका स्वीकार कर लिया। इस योजना के तहत पंजाब और बंगाल प्रांतों को धार्मिक आधार पर क्या कर दिया गया, यहाँ पे विभाजित कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि इसके परिणाम क्या रहे भारत के विभाजन के। तो व्यापक हिंसा हमें नज़र आती है यहाँ पे, और नरसंहार देखने को मिलता है कि विभाजन के दौरान, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र जो आपका इधर का क्षेत्र है पंजाब वाला और इधर का बंगाल वाला क्षेत्र है, जब इसको बांटा गया तो बहुत सारे हिंदू जो यहाँ रहते थे और जो बहुत सारे हिंदू इधर रहते थे, मुस्लिम जो इधर रहते थे, ठीक है, इन क्षेत्रों में तो आपस में तनाव बढ़ गया है यहाँ पे, और हिंसक गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने लगी यहाँ पे। लूटपाट, महिलाओं के साथ अत्याचार, ठीक है, आगजनी, ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन भी देखने को मिलता है, क्योंकि 15 मिलियन लोगों ने अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, और इतिहास में सबसे बड़े मानव प्रवासनों में से इसको देखा जाता है। शरणार्थी समस्या काफ़ी सारी देखने को मिली इस टाइम पे, क्योंकि लोग एक दूसरे से पिछड़ गए, यहाँ पे घरों के लोग, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार भी यहाँ पे हुए लोगों के द्वारा, बीमारी का और अभाव का सामना करना पड़ा लोगों को, यहाँ पे खाने पीने का, रहने का, सब चीज़ों से उनको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक विघटन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो विभाजन ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी प्रभावित किया। कृषि उद्योग और व्यापार के नेटवर्क भी टूट गए, यहाँ पे सिंचाई प्रणाली और संचार के साधन विभाजित हो गए थे, आर्थिक विकास बाधित हुआ था। ठीक है, जब विभाजन हुआ तो इतना ज़्यादा गहन तौर पे विभाजन किया गया कि जो
पार्लियामेंट था ना, उसमें अगर चम्मच भी है ना कोई, तो उसका भी बंटवारा किया गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा गहन विभाजन किया गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन देखने को मिलता है। सदियों से साथ रहने वाले जो समुदाय थे, धार्मिक आधार पर अब अलग हो गए थे। सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया था। जो लोग एक होने की बात कहते थे वे अब अलग हो गए थे। सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों का भी विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता का भाव यहाँ पे शुरू हो गया था यहाँ से, क्योंकि विभाजन के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध थे वह तनावपूर्ण हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध और सीमा विवाद हुआ, जिसमें से कश्मीर मुद्दा आपका सबसे प्रमुख है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता का माहौल बना हुआ है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों की समस्या। तो विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि जहाँ आपका अगर ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब वाला, इसमें अगर हिंदू यहाँ कम है मुस्लिम ज़्यादा है, या मुस्लिम कम है हिंदू ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए या हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और होने के नाते वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव और हिंसा का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। मनोवैज्ञानिक आघात लगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग किसी स्थानों पर रह रहे थे, इन जगहों पे उन्हें क्या करना पड़ गया, पलायन करना पड़ गया यहाँ से। तो काफ़ी मनोवैज्ञानिक तौर पे भी इनके जो आघात पहुँचा लोगों को, लाखों लोगों को, जिसकी पीड़ा आज भी कई लोगों को महसूस होती है। ठीक है, जिनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा था। फिर आती है आपकी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है हमें यहाँ पे, क्योंकि विभाजन के कारण जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास और प्रगति उन क्षेत्रों में नहीं हो पाई जहाँ पे ये विभाजन हुआ था मेनली। तो भारत का जो विभाजन है एक त्रासद घटना थी, जिसके कारण व्यापक मानवीय पीड़ा और विनाश हुआ। सांप्रदायिक राजनीति, ब्रिटिश नीति और राजनीतिक नेतृत्व की विफलता को परिणाम था ये, क्योंकि जो अंग्रेज थे, चाहे उन्होंने हमारे देश को कितना भी सुख संगठित करके रखा हो, अपने टाइम पीरियड पे कितना भी विकास किया हो, लेकिन जब वो गए यहाँ से तो सब कुछ अस्त व्यस्त करके चले गए, सब कुछ बिखेर के चले गए यहाँ से। एक ऐसा भारत दे के चले गए जिसको समेटना बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद आज हमारा जो भारत, जिसको हम एक भारत के रूप में देखते हैं, वो ना हो पाता। तो विभाजन के दीर्घकालिक परिणाम आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों और समाजों को प्रभावित कर रहे हैं, और जो कश्मीर मुद्दा है वो आज तक हमारे देश में बना हुआ है। इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और जिससे सबक सीखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस बुक के वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए इसको लिंक से, और टेलीग्राम में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम के लिए इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो या कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको पूछ सकते हैं। और किसी और सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है।